देयर आर सो मेनी पीपल, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट कोर्सेज को सेल करना, ये इंडस्ट्री आप कैसे देखते हो? मेरे को लगता है ना, हम कोर्सेज को लेके बहुत ज़्यादा हार्श होते जा रहे हैं आजकल। कुछ लोग ऐसे लोग चीज़ें सिखा रहे हैं जिन्होंने खुद कभी धंधा नहीं किया, कुछ मतलब बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे भाई लाखों रुपए आपके बर्बाद हो रहे हैं। तो क्या आज के जितने भी ऐसे यंगस्टर्स हैं, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद उनको ऐसा है कि मैं कोई कॉर्पोरेट जॉब ना करूं और मैं फुल टाइम यही काम करना चाहता हूं कंटेंट क्रिएशन में, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी? वाई है ना, कभी भी पैसा नहीं होना चाहिए आपका, बहुत सुपरफिशियल वाई है। तो भले से मेरे को पैसे कम ज़्यादा, इतने साल में पैसे कम हुए ज़्यादा हुए बहुत कुछ हुआ, बट स्टिल मैं टिक पाया। तो पॉडकास्ट में आपने अच्छी चीज़ें तो बहुत सारी बता दी, एक ख़राब चीज़ जो आपको लगता है यार पॉडकास्ट लेना मतलब यार ये चीज़ मुझे ये पार्ट नहीं पसंद है? कि आप जब सामने वाले से बात कर रहे होते हो ना, अगर स्पेशली जैसे मैं गेस्ट को बुलाता हूँ, अब कुछ बातें जो गेस्ट बोलता है वो मेरे अलाइनमेंट से बाहर होती है, मैंने होता है ना, कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट हो जाती है? नहीं, मेरी आर्ग्यूमेंट तो नहीं हो पाती है, मतलब मैं अपना बिजनेस अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्यों आना चाहिए सोशल मीडिया पे और अपने बिजनेस के बारे में बात करनी चाहिए ना? इलॉन मस्क ने कितने टाइम तक मार्केटिंग में टेस्ला में स्पेंड ही नहीं किया, वो बंदा जाके एक ट्वीट कर देता है, पूरा मार्केट हिल जाता है। दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। लेकिन कभी कभी ये पर्सनल ब्रांड उल्टा नहीं पड़ जाता बिजनेस पे? बात ये ना, मेरे को नाम याद रहा बार बार, मैं मतलब बोल दूंगा, हाँ, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार, रहने दो, अच्छा है, अपनी पहचान। यस गाइस, आज का पॉडकास्ट बहुत ही शानदार होने वाला है। ये पॉडकास्ट मेरे लिए ओके ये पॉडकास्ट मेरे लिए पॉडकास्ट नहीं है, लेकिन मेरे लिए एक मेंटरिंग सेशन है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ नन अनदर देन ज़ीशान शेख सर, जिनको आपने सीकेन चैनल पे बहुत बार देखा रहेगा। मैंने भी बचपन में जितने भी वीडियोस, बचपन में तो नहीं कह सकते, 5-6 साल से मैं जितने भी वीडियोस देख रहा था, उसमें इनके वीडियोस बहुत सारे देखे थे, जिसमें बुक समरीज के बारे में हमने बहुत नॉलेज ली थी। तो चलो आज उनसे मिलते हैं, जानते हैं कि यूट्यूब किस तरीके से काम करता है, जानते हैं कि कंटेंट क्रिएटर को अगर यूट्यूब पे आना है, इंस्टाग्राम पे आना है, तो वो अपना करियर किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच विरल फॉर हैविंग मी। नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही प्रिविलेज की बात है कि ये नए सेटअप में आप एज अ मेंटर हमारे यहाँ पर आ रहे हो, और सबसे पहला पॉडकास्ट हम आपके साथ शूट कर रहे थे। थैंक यू सो मच। और मैंने इतना इनवाइट करने पे फर्स्ट टाइम से ही हाँ बोल दिया, मेरे लिए प्रिविलेज है। थैंक यू सो मच। इट्स अ प्लेजर टू हैव। सर, रॉबर्ट कियोसाकी से मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आपने वो बुक के बारे में बात की। हाँ, हम बात कर रहे थे। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बुक, फर्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी जिसने मेरी मेंटालिटी बदली। आई एम श्योर वेरी 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 बहुत ऐसे लोग रहेंगे जिनकी सबसे फर्स्ट बुक यही रहेगी, रिच डैड पुअर डैड। यस, एंड अगेन रिच डैड पुअर डैड क्यों चली, जिसके हमने हमारी बात की थी, स्टोरी टेलिंग। हाँ, आप पूरी बुक देखना, एक कहानी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है बहुत सारा, बट उसकी पैकेजिंग पूरी स्टोरी में हुई है, तो आप पूरा बंदे रहते हो स्टार्ट से एंड तक। तो वो बुक बहुत प्यारी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। रॉबर्ट कियोसाकी के साथ मिलने का एक्सपीरियंस काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई थिंक मैं एक तारीफ भी कर रहा हूँ, बुराई दोनों साथ में मिलकर कर रहा हूँ। फॉरेनर्स में ना एक चीज़, हम इंडियन ना बहुत हम्बल होते हैं, हमको ना कोई चीज़ बुरी लगती है ना, हम ऐसा प्यार से, मोहब्बत में, अच्छे से बात करते हैं। फॉरेनर्स है ना, कई सारे, सबका नहीं लूँगा, कुछ ऐसे ज़्यादा होते हैं जो लोग ना मुँह फट होते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी से मैं मिला ना, मैंने नोटिस किया ही वॉज वेरी ऑन द वो, कि यार बोलना क्या है, और कई बार उन्होंने अब्यूज़ भी कर दिया। मुझसे तो नहीं किया खैर, बट मैंने ऐसा सुना था बहुत सारे लोगों से ऐसा हुआ। अब उसका भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताऊंगा। नेगेटिव तो ये है कि आपके जो इमेज आप बना के रखते हो किसी के लिए, वो थोड़ी कम हो जाती है, बट मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने ये चीज़ सीखी, समझ में आया ना, फॉरेनर्स लोग ना बहुत ऑन द पॉइंट होता है, जो अच्छी चीज़ है, वो हम इंडियंस में नहीं। हम लोग इंडियंस ना बहुत घुमा फिरा के बात करते हैं। मैंने देखा रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बार चिढ़ रहा था ना, जब है ना वो देख रहा था कि लोग बहुत घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। अगर कोई बंदा खड़ा हुआ, किसी ने क्वेश्चन पूछा और वो बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन हो सकता था एक लाइन का, बट उस बंदे ने ना 15 लाइन बोल दी, पूरी कहानी बता दी, और उसका क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन का था, तो वो टाइम पे वो चिढ़ जा रहा था। आई थिंक वो उसका इसलिए था कि उसको टाइम वेस्ट नहीं करना था, और लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना, तो सीधा पॉइंट पे आओ। तो मेरा बिटर स्वीट सा एक्सपीरियंस था, टुवर्ड्स द स्वीट ही था। बट एक इंटरेस्टिंग लेसन जो मैंने रॉबर्ट कियोसाकी से सीखा ना, वो मुझे पहले नहीं पता था, कि जो रिच डैड पुअर डैड बुक है ना, ये रिच डैड पुअर डैड बुक सिर्फ ऐसा मतलब सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए नहीं थी, ये एक्चुअली में एक बुक फनल था कैश फ्लो क्वाड्रेंट उनका गेम बेचने के लिए। तो ये चीज़ मुझे वहाँ पे जाके मालूम पड़ी थी कि एक्चुअली में इट वाज अ बुक फनल एंड इट वाज रिटन फॉर द पर्पस, ज्ञान तो देना पड़ता है, ये वैल्यू देनी पड़ती है, बट उसके साथ साथ बेचना उनका पर्पस था। और मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, रॉबर्ट कियोसाकी कभी भी कुछ चीज़ बोलते हैं ना, तो इसके पीछे एक अंडरलाइन रीजन बेचना होता है कहीं ना कहीं। ही इज़ अ गुड सेल्स पर्सन, और ये चीज़ उन्होंने खुद भी बोली है कि आई एम नॉट द बेस्ट राइटर, आई एम बेस्ट सेलिंग राइटर। हमको सेल करना आता है, ही इज़ अ वेरी गुड सेल्समैन।
इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता था कि बुक लिखने के पीछे भी ये लॉजिक है। हाँ राइट, ये ना इंडिया में अभी तक लोग इतना समझे नहीं है, और समझ रहे हैं बहुत से लोग, बुक फनल बोलते हैं। टोनी रॉबिन्स की भी बहुत सारी बुक के थ्रू लोग फिर उनके कोर्सेज लेने जाते हैं, क्योंकि बुक से ना हम एक बार जब बुक पढ़ लेते हैं एक अलग लेवल ऑफ ट्रस्ट बन जाता है, आप इतना लंबा टाइम दे देते हो। अगेन कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन ना, शॉर्ट या लॉन्ग फॉर्मेट क्यों पावरफुल है, क्योंकि कनेक्शन बन जाता है। अगर आपने 3 घंटा किसी ने अगर मेरी बात सुन ली तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मुझसे कनेक्ट हो जाएगा, स्पेशली अगर मैंने अच्छी बातें बोली है, कनेक्ट वर्थ वाइल बातें बोली है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो मुझे पसंद करेगा और मे बी मेरा कस्टमर भी फ्यूचर में बने। सो बुक में भी ना वो डेप्थ होती है। कई बार लोग बुक पढ़ते हैं तो वो पागल फ़ैन हो जाते हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा हूँ कि यार ऑथर्स के जो फ़ैन हो जाते हैं ना, कुछ कुछ ऑथर्स के एकदम पागल फ़ैन हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग ने इतना टाइम इन्वेस्ट करके उनकी बुक पढ़ी होती है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे ही देखने लग जाता है, तो उनका पर्सनल ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाता है कई बार उससे भी। ये चीज़ से मुझे याद आ रहा है, मैंने एक बुक पढ़ा था .com सीक्रेट, रसल ब्रंसल। मैं अभी जस्ट रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ कि वो बुक रीड करने के बाद मैंने उनके पास क्या प्रोडक्ट खरीदा, तो उनका जो क्लिक फनल, मतलब मेरे जो कुछ कोर्सेज आए थे वो क्लिक फनल के ऊपर ही थे। तो आप उनके मतलब बुक फनल का पार्ट थे। हाँ एब्सोल्युटली, मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बुक बनाओ, वीडियो कंटेंट क्रिएट करो और आप अपने बिजनेस के अंदर लोगों को लेके आ सकते हैं। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, मुझे लगता है जो नहीं समझते लोग, सिर्फ बुक का मकसद सिर्फ बेचना नहीं होना चाहिए। अगेन अगर सिर्फ बेचना होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वैल्यू दमदार होनी चाहिए। जैसे .com सीक्रेट बुक पढ़ो तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपको इतनी बातें सीखने मिलेगी जो कई बार आपको पेड कोर्सेज में भी उतनी बातें नहीं मिल पाएगी। उस बंदे ने मतलब फ्री में उतनी नॉलेज देने का दम रखा, तो वो एक अलग लेवल ऑफ ट्रस्ट बन जाता है फिर उस कि यार बंदा इतना फ्री में दे रहा है कि चलो पेड ही ले ही लेते हैं इसका। सो ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। कोर्सेज के बारे में जस्ट अभी क्लिक फनल से बात कर रहा था, तो कोर्सेज आज की तारीख में जो सेल हो रहे हैं इंडस्ट्री में, देर आर सो मेनी पीपल, आई डोंट वांट टू नेम दैम, बट कोर्सेज को सेल करना, ये इंडस्ट्री आप कैसे देखते हो कि क्या वो सच में वैल्यू एड ऑन करता है, या कभी कभी खाली वो दिखावा होता है, MLM टाइप्स सारे वीडियोस दिखते हैं और फिर कोर्स। मेरे को लगता है ना हम कोर्सेज को लेके बहुत ज़्यादा हार्श होते जा रहे हैं आजकल मैक्सिमम लोग। अभी तुम अगर कोर्सेज को मैं कंपेयर करूँ ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से, तो कोर्सेज बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, कुछ लोग ऐसे लोग चीज़ें सिखा रहे हैं जिन्होंने खुद कभी धंधा नहीं किया, कुछ मतलब बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे भाई लाखों रुपए आपके बर्बाद हो रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ भाई, मैंने इंजीनियरिंग करने में लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, मैंने नहीं किए, मेरे डैड ने किए जो टैक्सी ड्राइवर है। बड़ी मेहनत से मुशक्कत से उन्होंने पैसे जमा जमा करके मुझे इंजीनियर बनाया, लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम में टू बी ऑनेस्ट उतना दिया नहीं मुझे। इंजीनियरिंग में सिर्फ नाम का था, पूरा सिस्टमाइज तरीका था पैसे लेने का, काइंड ऑफ सिखाए बट बहुत सुपरफिशियल लेवल पे यार। प्रैक्टिकल्स तो नाम के होते थे, सब कुछ ही वैसे चल रहा था, एक सिस्टम बन गया। बट वहीं पे मुझे लगता है ना उससे बहुत कम पैसों में मैंने कोर्सेज खरीदे हैं और इतनी चीज़ें सीखी जिससे मैंने डबल ट्रिपल पैसा बनाया। एक जगह पे इंजीनियरिंग है जहाँ पे मैंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए, उससे मैंने जीरो कमाया। सिर्फ रीज़न कोर्सेज पे ब्लेम नहीं डालूंगा, बट इतना है कि उससे इतनी वैल्यू नहीं मिली। बट वहीं पे मैंने अगर लाखों रुपए यहाँ पे डाले हैं ना, सच बोलो मैंने उन लाखों के 10x पैसे कमाए हैं। बट डिपेंड करता है आप अच्छे बंदे से कोर्स खरीदो। अब देखो नेगेटिव साइड बात है, पॉजिटिव मैंने बता दिया। नेगेटिव ये है ना कि कई सारे लोग हैं ना सिर्फ इस कोर्स के पावर को अंधाधुन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट बनाना है, एक बार आपको बना लेना, सिर्फ बेचने पे ध्यान देना है। तो लोग क्या कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना रहे और अंधाधुन बेचे जा रहे हैं, एड्स चला चला के भर भर के बेचे जा रहे हैं। अब क्योंकि अगेन वो वाली बात पे आ गया, हमने जो पहले एग्जाम्पल में भी बात करी थी कि अगर आप की प्रोडक्ट में इतना दम नहीं है, बिजनेस में इतना दम नहीं है, और सिर्फ भर भर के आप मार्केटिंग करते जा रहे हो ना, वो एक टाइम पे कैचअप होकर ना आपका नाम खराब हो जाएगा, नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाएगी। और उस वजह से क्या हो रहा है कि पूरे कोर्सेज का नाम खराब हो रहा है कि कोर्सेज ही खराब होते हैं। बट ऐसा नहीं है यार, टू बी ऑनेस्ट आज का टाइम तो इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आज है ना, अगर आपको पॉडकास्ट सीखना है तो आप डायरेक्टली ऐसे लोगों से सीख सकते हो जो पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिजनेस सीखने के लिए मतलब अगर बिजनेस सीखना है तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के पूरे कोर्स मिल जाएंगे जो उन्होंने बिजनेस करा है और जो आपको बता रहे भाई ये कर ये मत कर। तो आई थिंक वी आर लिविंग इन अ गोल्डन एरा एक्चुअली में, कि आपको अच्छे मेंटर्स मिल सकते हैं। बट एक चीज़ बस याद ध्यान रखना, वो मेंटर्स सही चुनो। मेरा अगला क्वेश्चन वही इसी के रिलेटेड है कि कैसे हमें जज करना चाहिए कि ये कोर्स मैं जो बाय कर रहा हूँ उसके लिए ये ट्रेनर अच्छा है या ये ट्रेनर अच्छा है, मतलब किसके पास से सीखना चाहिए, वो कैसे जज करें? आई थिंक आप उनको देखो, उनका फ्री कंटेंट देखते रहो, उनको वाइब मैच करके देखो कि क्या बंदे की सोच क्या है, मुझे लगता है, या कैसे आप कैसे बनना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक अच्छा पॉडकास्टर बनना है तो मैं रणवीर भाई से मैंने सीखा, आपने भी सीखा, हम लोग सीखते रहते हैं, हम लोग एक दूसरे जैसा इंसान आपको बनना है। अगर आप उन लोगों से सीखने की कोशिश करो जो लोग ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हैं, कर चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस आपसे कुछ साल तो एटलीस्ट आ गया। मेरे हिसाब से 2-3 साल भी आगे रहेंगे ना, कोई बात नहीं, आपको सीख लेना चाहिए उन लोगों से। आपको ऐसे लोगों से ट्राई करना चाहिए जो लोग सिर्फ बेच रहे हैं बट उन्होंने खुद शायद से
वो चीज़ें करी नहीं है, जो सिर्फ सिखाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा कि ज़रूरी कि खराब ही निकले, बट चांसेस है कि वो लोग कुछ भी सिखा रहे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली वो चीज़ फील नहीं की है या फिर एक्सपीरियंस नहीं करके रखा है। करेक्ट नहीं, एब्सोल्युटली, ये बहुत ही अच्छा इंसाइट था। लेकिन इसमें कभी कभी खाली ऐसा मन में ये आता है भाई, जैसे अभी हम रणवीर भाई की बात कर ही रहे हैं, तो हम दोनों गए थे वहाँ पर सीखने के लिए। तो हमने एक चीज़ मैंने नोटिस की कि देर आर वेराइटी ऑफ पीपल, यू कैन से। कोई ऐसा है जो स्टार्ट करके ही आ रहा है, और ये एक हिसाब से कोर्स की ब्यूटी भी है कि जो एक न्यूबी है जो नया करियर चालू करना चाहता है वो भी आ रहा है, आप जैसे एक्सपीरियंस पर्सन भी आ रहे हैं, मैंने चलो इतने साल बिजनेस में दिए, अब मैं इस इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, वो भी दिए। तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं ऑकवर्ड नहीं हो जाता कि यार हम ये लेवल पे आ गए और अभी हम ये चीज़ सीखने आ रहे हैं, तो वो कैसे हम मैनेज करते हैं? आई थिंक वो मेरे हिसाब से हम्बलनेस आपके अंदर होनी चाहिए। वो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो मैंने सीखा था, और जो आप सभी लोगों को सीखना चाहिए, वो हम्बलनेस। सीखना आपको कभी बंद नहीं करना है। वो ईगो जब आ गया ना कि यार मेरे को बहुत पता है, मेरे को इतना साल का एक्सपीरियंस है, ये मेरे को क्या सिखाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत आपसे छोटे छोटे लोग आज के टाइम पे आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उनसे भी सीख सकते हो। मेरे तो हमेशा मेंटालिटी ऐसी रहती है कि मैं सबसे सीखूं, क्योंकि एक बहुत अच्छा है कि ना, मैंने एक मेंटर से सीखा था, ऑनलाइन मेंटर से, कि एवरीवन हैज़ अ गोल्ड नगेट, एवरीवन हैज़ एटलीस्ट वन गोल्ड नगेट दैट यू कैन टेक फ्रॉम देम। तो अगर मैं ऐसी मेंटालिटी हर इंसान से अगर मैं एक गोल्ड नगेट लेते जाऊँगा, एक लेसन, सीखने वाला लेसन, ऑटोमेटिकली मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा, आई विल बी रिच। तो जिससे भी सीखो, और ज़रूरी नहीं कि अब ट्राई करो एक्सपीरियंस लोगों से ज़्यादा सीखो, बट मुझे लगता है ना थोड़े कम एक्सपीरियंस लोगों से भी आप कुछ कुछ सीख सकते हो। हर इंसान कुछ ना कुछ अच्छा सिखा सकता है, क्योंकि शायद एक बंदा जो कंटेंट क्रिएशन में अच्छा नहीं है लेकिन वो रिलेशनशिप में अच्छा हो सकता है, शायद से आपको रिलेशनशिप की कुछ अच्छी बात बता दे, तो उसके बाद भी एक गोल्ड नगेट तो होगा, तो वो गोल्ड नगेट लो और आगे बढ़ो। इंटरेस्टिंग। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है? लर्निंग प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ, एक हिसाब से आपने जैसे बताया कि इंजीनियरिंग आपने किया, लेकिन वहाँ से जो भी आपने सीखा शायद कुछ ही आप इम्प्लीमेंट कर पाए, और वो काम का भी इतना नहीं था। और एक साइड हमने बातें की कि कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो क्या आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम खराब है? एजुकेशन सिस्टम मेरे हिसाब से आउटडेटेड है। ये चीज़ आपने भी सुनी होगी कई बार, बहुत पुराना हो गया है एजुकेशन सिस्टम। और ये मतलब कोई ऐसे रिवील वाली बातें नहीं है। आप कोई भी जो एजुकेशन सिस्टम में ऐसी बातें सिखाई जा रही है ना जो रेलेवेंट है ही नहीं। आज की मार्केट अलग लेवल पे ही काम कर रही है, इसीलिए ही ऐसे कई सारे कोर्सेज चल भी रहे हैं। आप देखोगे ऐसे कई सारी कंपनीज है जो लोग रियल टाइम एक्सपीरियंस बेस्ड वाले बंदों को लेके आ रहे हैं और सिखा रहे हैं और फिर उनको जॉब लगवा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हम आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। बहुत जब से इंटरनेट आ गया है, हमारी टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें जैसे जैसे बढ़ते जा रही है ना, थिंग्स आर चेंजिंग क्विकली। आज आप एक चीज़ सीखते हो, एक महीने बाद वो इररिलेवेंट हो जाती है। आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी एक सॉफ्टवेयर से, एक साल बाद मालूम पड़ता है कि यार इससे बेटर सॉफ्टवेयर आ गया जो ये चीज़ें भी कर देता है, तो आपका वो ख़त्म हो गया। इसलिए आज के टाइम पे ना अप टू डेट होना बहुत ज़रूरी है। और अप टू डेट होने के लिए ये सब इंटरनेट, और जो अब भी आज हमने पॉडकास्ट बनाया, एक हफ्ते में अपलोड कर देंगे। अगर हमें कोर्स बनाना है आज, तो हम लोग 2 दिन में भी कोर्स बना सकते हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस। करेक्ट। और वो रेलेवेंट रहेगा क्योंकि हमको पता है ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। बट जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको बहुत सिस्टमाइज़ किया जाता है, और वो सिस्टमाइज़ करने में टाइम लगता है। यही एक डिफरेंशिएशन फैक्टर भी होता है स्टार्टअप में और बड़े कॉर्पोरेट्स में। बोलते ना, स्टार्टअप की एडवांटेज, फेल फास्ट। हाँ, वो फ्लेक्सिबल होता है। कुछ करना है तो लोग फटाफट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स में आपको एक चीज़ करने के लिए आपको महीने लग सकते हैं। इससे बात करना पड़ेगा, उससे बात करना, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, दुनिया भर की मगजमारी। तो है ना, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो थोड़ा कॉर्पोरेट जैसा बन चुका है एकदम, समझ रहे हो? बहुत सिस्टमाइज और ये सारी चीज़ें। वो एक कोई आइडिया आएगा, उसको इम्प्लीमेंटेशन में सालों निकल जाएंगे, और जब इम्प्लीमेंट होगा तब तक वो आउटडेटेड हो गया। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की। इसीलिए मुझे सेल्फ एजुकेशन बहुत पसंद है। मैंने जो किया, सेल्फ एजुकेशन किया, मैंने खुद से सीखना स्टार्ट किया। खुद से मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मेडिटेशन में बैठ गया और मेरे को सारी बातें आती जा रही, डाउनलोड हो रही ऊपर से। नहीं, उतने लेवल पे पहुंचने का वो भी है लेवल, वो शायद अभी नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने मेंटर से सीखना स्टार्ट किया। मैंने यूट्यूब पे देखा कि कौन अच्छा कर रहा है ज़िंदगी में, उनसे सीखना स्टार्ट किया। ऐसा सेल्फ लर्निंग, मतलब खुद से इंटरेस्ट लेके लर्निंग किया। एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम ये है, हमें फोर्सफुली किया जाता है, ये पढ़, ये पढ़, ये पढ़, ये पढ़। क्यों पढ़? मार्क्स चाहिए। क्या करेंगे मार्क्स का? कुछ फ़ायदा नहीं होता मार्क्स का। इलॉन मस्क भी आजकल डिग्री नहीं देखते कई बार। बड़े बड़े आजकल कॉर्पोरेट्स वाले ना ज़्यादा डिग्री पे नहीं, टैलेंट पे फोकस करते हैं, स्किल्स पे फोकस करते हैं, बिकॉज दे नो उससे इतना उसमें दम नहीं है, इसमें दम है। खैर, तो इसीलिए ना सेल्फ एजुकेशन इसलिए भी बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज हमें खुद से इंटरेस्ट आता है। आपको खुद से इंटरेस्ट आएगा, आप खुद से चुनोगे कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये सीखना है, इसमें घुसना है, और फिर वो आप ज़्यादा अच्छे से कर भी पाओगे, क्योंकि कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। वो सेंस ऑफ फ्रीडम होना भी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, और बेसिकली मेरे ख्याल से
स्कूल या कॉलेज में भी हम देखेंगे तो 7, 8, 10 चैप्टर होते हैं, वो 7, 8, 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो उन लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, हमने सिलेक्ट किए हुए नहीं रहते हैं। जबकि इसमें सेल्फ एजुकेशन में एक चीज़ है, मुझे जो चीज़ पसंद है मैं उसी के अंदर जाऊँगा। मतलब देयर आर सो मेनी पीपल जो आज इलॉन मस्क का हम एग्जांपल देते हैं, रॉकेट बनाना भी शायद उन्होंने किताबों से ही सीखा हुआ अच्छा, इसके ऊपर भी एक जन ने कमेंट किया, मैंने एक चीज़ किसी तो पॉडकास्ट में ये बोला था कि एलन मस्क ने किताबों से सारी चीज़ें सीखा। किसी ने कमेंट करके लिख दिया कि नहीं भाई आप कुछ भी बोल रहे हो, उसके पास डिग्री है। भाई मैंने क्रॉस चेक किया, भाई मैंने उनकी बुक पढ़ा एलन मस्क की, वो सारी चीज़ें उन्होंने बुक से ही सीखी है। अब बाद में जाके मेरी डिग्री उन्होंने ले लिया होगा तो अलग बात है, बट उनकी बुक में उन्होंने खुद बताया है, उन्होंने नहीं बताया, एशली ने उनकी जो ऑथर थी उन्होंने इंटरव्यू करके बताया, उन्होंने सारी चीज़ें किताबों से ही सीखी, खुद से सीखा, लर्न किया, और उसके बाद ही हायर्ड स्मार्ट इंजीनियर्स जो उनके बिहाफ में काम कर सके। करेक्ट। नहीं, बहुत बहुत चीज़ ये सीखने जैसी है लोगों को कि कॉलेज के एजुकेशन में आपको एक डिग्री मिल जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको काम वैसे ही लोगों के अंडर में करना पड़ेगा जो वो बिजनेस को संभाल रहे हैं। अगेन एक और बुरी बात बताता हूँ, मेरे दिमाग में आ रही है कि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, ये लोग है ना वाई नहीं क्लियर करता है, क्यों सीखना चाहिए। हिस्ट्री इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, टू बी ऑनेस्ट। मैंने यूट्यूब पे हिस्ट्री के वीडियोस देखे, मेरे को मजा आ गया यार, क्या हिस्ट्री है, अपनी क्या हिस्ट्री है, दुनिया की क्या हिस्ट्री है। बट अब अपने एजुकेशन सिस्टम में आओ, पेज नंबर ये खोलो, इतने टाइम पे ये हुआ था, ऐसा वेरी मोनोटोनस, वेरी बोरिंग। क्यों सीखना नहीं बता रहे। यूट्यूब पे लोग बताते, यूट्यूब क्यों चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना रीज़न बताते हैं क्यों सीखना चाहिए, इसलिए सीखना चाहिए, आपकी हिस्ट्री से ये मालूम पड़ेगा। और वो लोग इतने इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं, स्टोरी टेलिंग करके, कि फिर वो हिस्ट्री भी मज़ा आती है सीखने। सो एजुकेशन सिस्टम अगेन ये सब चीज़ों की जैसे बहुत आउटडेटेड है। एब्सोल्युटली। मैं आपके वीडियोस देख रहा था अभी, बहुत सारे मुझे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस दिख रहे हैं, तो क्या आज की तारीख में भी ये रेलिवेंट है? क्योंकि जब से कोविड आ गया है, रील्स का फॉर्मेट आ गया, शॉर्ट्स का फॉर्मेट आ गया, और कहीं ना कहीं हर किसी को आजकल शॉर्ट्स रील्स देखना ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और शायद हम दोनों साथ में मिले थे वो रणवीर अलाहाबादिया के साथ, तो उन्होंने वहाँ पर कहा था कि यार पॉडकास्टिंग आज की तारीख में ज़्यादा चलने वाला है, और वो कहीं ना कहीं लॉन्ग फॉर्म वीडियो को वापस रिवाइव कर रहा है। राइट। तो रणवीर भाई ने जहाँ तक मुझे याद है ना, वो यही बोले थे कि 2 एक्सट्रीम में चीज़ें आज काम करेगी, या तो आप शॉर्ट्स बना लो, खूब सारे मैसिव आईबॉल्स ले लो, या तो आप पॉडकास्ट बनाओ, थोड़ा लंबा लेके जाओ लोगों को। मुझे लगता है कि दोनों करना ही बेस्ट है, जैसा रणवीर भाई खुद कर रहे हैं, जैसा हम भी करते ही हैं। बात ये है ना कि अभी मेरे को कई बार लोगों के कमेंट भी आते हैं कि भाई इतने लंबे वीडियोस क्यों बनाते हो। मुझे लगता है ना, लंबे वीडियोस बनाने से ही आपका फ़ायदा होगा। अगर आपको जैसे बुक समरी देखनी है, अगर आप ChatGPT पे डालोगे ना, गिव मी अ 1 मिनट बुक समरी ऑफ रिच डैड पुअर डैड, आ जाएगी। गूगल पे डालोगे 1 मिनट की भी समरी मिल जाएगी। बट क्या 1 मिनट की समरी से आपको कुछ फ़ायदा होगा? बात ये नहीं कि आपको सिर्फ कोई मैजिक पिल नहीं छुपी हुई है जो आपको मिल जाएगी तो आप अमीर बन जाओगे। बात ये ना कि हमको पढ़ना पड़ेगा। आइडियली मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि सिर्फ बुक समरी से भी कुछ नहीं होगा, जाके वो बुक पढ़ो, एकदम डिटेल में जितना हो सकता है उतना जाके उसको पढ़ो, टाइम दो, एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स, जितना वो सारी चीज़ें देंगे ना, उतना ज़्यादा चांसेस है कि उसकी बात हमें समझ में आएगी और हम उसे अप्लाई कर पाएंगे। प्रॉब्लम ये कि लोग आजकल सब कुछ एकदम फास्ट, इंस्टेंट चाहिए, बट ये इंस्टेंट चीज़ें लोगों के लिए सही नहीं होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में भी बोल रहे थे ना कि अगर 2 मिनट का जल्दी खाना बनता है, क्या बनता है, मैगी बनती है जल्दी, लेकिन वो 2 मिनट में बनती है, वो इतनी आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बट वहीं पे आप देखोगे ना, जो चीज़ें टाइम लगती है कई बार वो अच्छी होती है, बहुत टाइम। अब बोलते हैं ना मिट्टी के बर्तन में बनाओ, लेकिन लोग नहीं बनाते क्योंकि वो बहुत टाइम लगता है उसमें। बट सबसे हेल्दियर वर्जन वही है। अब उतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अच्छे स्टील में बना लो या फिर कॉपर में बना लो, जो भी चीज़ है। खैर, बट मुझे इतना चीज़ समझ में आई है ना कि आप है ना जितना लॉन्ग फॉर्मेट पे फोकस करोगे उतना अच्छा भी है आपके लिए। लॉन्ग फॉर्मेट पे क्यों, देखो शॉर्ट्स है ना सिर्फ वायरलिटी के लिए अच्छा है, बहुत सारे आईबॉल्स आपको देखेंगे, आपकी मार्केटिंग हो जाएगी, लेकिन लोगों की कनेक्टिविटी तभी बनेगी जब वो आपको डेप्थ में सुनेंगे। जैसे कि आई एम सो श्योर इसमें से भी बहुत सारे रील्स होंगे, होपफुली जो फटेंगे, चलेंगे, कई सारे लोग रील्स देखेंगे और वो रील्स के बेसिस पे ही कई बार वो लोग आके हमारा फिर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देखेंगे, तो एक फनल जैसा बन जाता है। तो मेरे हिसाब से अप्रोच बेटर ये है ना कि हम शॉर्ट पे भी फोकस करें, लॉन्ग पे भी फोकस करें। आइडियली मैं तो चाहूँगा अगर मुझे किसी एक चीज़ पे फोकस करना मिले तो मैं लॉन्ग पे करूँगा, बट प्रॉब्लम ये कि डायरेक्टली लॉन्ग लोग देखने आने वाले नहीं है। लेकिन एक कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में स्लो ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि आजकल कंटेंट क्रिएशन एज अ करियर ऑप्शन अगर हम देखें तो आज से सालों पहले लोग डरते थे कि अरे क्या यार तो यूट्यूब वीडियो बना रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं चलने वाली है। लेकिन आज जब वो लोग देख रहे हैं कि एक एक ब्रांड डील्स अपने रील क्रिएट करने के लिए या ब्रांड प्रमोट करने के लिए 5-5, 8-8 लाख रुपया दे रहे हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे क्रिएटर हैं जो ये फील्ड में आना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, दैट इज़ प्रेशर। हर किसी को आज वायरल होना है, हर किसी को आज जल्दी से ग्रोथ चाहिए, क्योंकि ब्रांड तभी पैसा देगी जब ये आपके पास ज़्यादा व्यूज़ रहेंगे। तो ये प्रेशर को कैसे हैंडल करें और कैसे एक क्रिएटर को अपनी स्टार्टिंग की जर्नी
होनी चाहिए। आई थिंक मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने कैसे माइंडसेट के साथ अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी थी। मैं भी बहुत डेस्परेट था, मुझे सक्सेसफुल जल्दी बनना है, जल्दी पैसे कमाना है। बट ऑन द अदर हैंड मैंने बुक से ये भी चीज़ सीखा था कि है ना, सक्सेस है ना, आप जितना डेस्परेट होकर पीछे भागने की कोशिश करोगे उतना जल्दी नहीं मिलेगी। और एट द एंड सिर्फ पैसा गोल नहीं रखना है, अगर आप पैसा गोल रखोगे ना तो आप ज़्यादा टिक नहीं पाओगे। मैंने ना एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल पढ़ा था, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, 1000 ट्रू फैंस, जो 7-8 साल पहले बहुत वायरल हुआ था ये आर्टिकल। 1000 ट्रू फैंस में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया गया था कि आपको अमीर बनने के लिए ना बहुत सारे लोगों को चीज़ें बेचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अगर 1000 ट्रू फैंस आपके पास है, जिनको आपने इतनी वैल्यू दी है, इतना आपने ट्रस्ट गेन कर लिया है, अच्छी अच्छी चीज़ें उनको, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके या कुछ भी करके, तो अगर आप 1000 लोगों को 1000 रुपये की चीज़ें भी बेचोगे तो 10 लाख रुपये कमा सकते हो। तो मेरे दिमाग में इतना था कि यार इंडिया की पॉपुलेशन करोड़ों की है, 1000 लोग तो मेरी बात ज़रूर सुनेंगे, 1000 लोगों की लाइफ में तो मैं वैल्यू ऐड करूँगा ही करूँगा, कैसे भी कर ही डालूंगा। तो मैंने ये अप्रोच के साथ स्टार्ट किया था, इसीलिए 1000 से 10,000 लाख लोग तक पहुंचना मेरा आसान हो पाया। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, कई बार लोग है ना वायरलिटी की बहुत बात करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपको ना वायरलिटी की ज़रूरत नहीं है आज के टाइम पे। अगेन 1000 ट्रू फैंस के हिसाब से आप सिर्फ 1000 लोगों को सर्व करने की कोशिश करो, और 1000 में से ना अगर 10 लोगों को भी आप 10 लाख का प्रोडक्ट बेच दो ना। अब आप बोलोगे 10 लाख का प्रोडक्ट थोड़ी ना कोई भी खरीदने वाला है, खरीदेगा। अगर आप 10 लाख की प्रोडक्ट में 20 लाख की वैल्यू दे रहे हो, मतलब अगर एक बिजनेसमैन है, वो अभी उसका धंधा 10 लाख का है, आप मेहनत करके उसके 10 लाख को 20 लाख बनाने की कोशिश करो, क्यों नहीं देगा वो आपको? 5 लाख तो दे देगा, 2 लाख तो दे देगा, और ऐसी 10 लोग की हेल्प कर दो। प्रॉब्लम ये ना, हम लोग की सोच ही गलत है। हम लोग को सिर्फ पैसा चाहिए, हम लोग ये नहीं सोचते कि वैल्यू कैसे ऐड करना है। इसमें भी नंबर्स में हम ज़्यादा फोकस करें कि नंबर्स लाखों लोगों तक कैसे जाए। क्या ही हो जाएगा लाख लोग आपको देख लेंगे तो? इनफैक्ट ऐसा होता भी है, आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो लोग वायरल हो गए, मैं नाम ले सकते हैं, रानू मॉडल हो गया, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो लोग वायरल तो बहुत हुए लेकिन आज भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस देखोगे तो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको मोनेटाइजेशन करना ही नहीं आता था। मेरे हिसाब से ना दोनों चीज़ थोड़ी बहुत आपको समझ में आनी चाहिए, कंटेंट बनाना अच्छे से, लेकिन फिर उसको मोनेटाइज कैसे करना है। और मोनेटाइजेशन करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, ब्रांड डील्स नहीं है, सिर्फ एडसेंस नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में हम चाहिए तो बाद में बात कर सकते हैं। आप उसी के बारे में बता दीजिए कि अगर कोई भी पर्सन है, जैसे अभी आजकल ये डॉली चाय वाले बहुत चल रहे हैं, वो लोग उनको बुला रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कहीं ना कहीं वो एक पिक टाइम आएगा, अभी वो हाइप में है। अंकित बयान पुरियान की बात कर ले, या देर आर सो मेनी पीपल जो एक टाइम पे एकदम पिक में थे, लेकिन आज उनके वीडियोज़ को शायद कोई इतने ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। तो उनको वो पिक टाइम पे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? आई थिंक उनको ना कोई सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल अपना क्रिएट करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि मेरे को कौन से टाइप की ऑडियंस देख रही है, और फिर आपको देखना चाहिए कि उन जो भी ऑडियंस है उनकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना देता हूँ, मैंने जब बुक समरीज बनाना स्टार्ट करी तो मेरे को ज़्यादातर यंग बच्चे देख रहे थे, और यंग बच्चों में मैंने एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया, जो लोग में प्रॉब्लम होती है कन्फ्यूजन, कि उनको ज़िंदगी में करना क्या है। लाइक मैं सबको बोल रहा था कि पैशन फॉलो करो, क्योंकि मेरे को मिल गया पैशन, मुझे बुक्स में बहुत पैशनेट हूँ मैं बुक्स से रिलेटेड, लेकिन मैंने नोटिस किया लोगों को पैशन जल्दी मिल नहीं पाता है। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे को दिखी, तो उससे रिलेटेड मैंने एक प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, हाउ टू फाइंड योर पैशन, और उसका ही मैंने डिजिटल प्रोडक्ट बना के बेचना स्टार्ट किया 199 का, या फिर कभी 999 में भी बेचा हमने ऑफर में। और टू बी ऑनेस्ट, जब है ना इंडिया में डिजिटल प्रोडक्ट का ट्रेंड भी नहीं था, तब हमने ये चीज़ करा था, और उससे हमने 1 CR के ऊपर कर लिया था। और वो भी सिर्फ 2 लोग थे, मैं और मेरा दोस्त, जिसका मैंने जॉब छुड़वा दी थी IIT का। फैसल मेरा दोस्त है, उसने IIT की जॉब छोड़ दी, हम दोनों मिलके 1 करोड़ के ऊपर का हम लोग ने धंधा कर डाले थे। अब क्यों धंधा करता, मैं बचपन से धंधे वाला नहीं हूँ, मैं टैक्सी ड्राइवर का बेटा हूँ, हमको धंधा दूर तक हमारे सुनाई भी नहीं देता है। बट क्यों मैं कर पाया, क्योंकि मैंने छोटी सी चीज़ समझ ली कि मेरी ये ऑडियंस है, मेरी ऑडियंस को ये प्रॉब्लम है, इसको अगर मैं सोल्यूशन दे दूंगा तो मेरे को वो लोग पैसा क्यों नहीं देंगे। एब्सोल्युटली। तो सर क्या क्या वेज होते हैं पैसा कमाने के लिए एज अ कंटेंट क्रिएटर? आई थिंक जनरल वेज तो सबको पता ही होगा। अगर आप यूट्यूब पे हो तो एडसेंस से आता है, फेसबुक से भी आपको ऐड से पैसे आ जाते हैं, ये सबसे जनरल सेंस है जिस पे मैक्सिमम लोगों का फोकस रहता है। बट मुझे लगता है उस पर इतना फोकस स्टार्टिंग में आपको नहीं करना चाहिए। अगर मेरे को आपको मतलब पैसा कमाने है, कुछ तो बहुत जल्दी पैसे कमाने का वो शौक आ रहा है ना, उससे बेटर ऑप्शंस भी है। जैसे कि आप मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग के पास फॉलोअर्स इतने नहीं है, लेकिन जैसे कि अगर ट्रैवलिंग के उनके पास ऑडियंस है, वो जाते हैं कोई ट्रैवलिंग कंपनी को अप्रोच करते हैं, बोलते हैं देख मेरे पास इतने लोग हैं, मैं आपको प्रमोट करके दे सकता हूँ। तो दे आर विलिंग टू पे कि यार, क्योंकि इनका ट्रैवलिंग एजेंसी है, बोलता है मेरा प्रमोट कर, और यहाँ से विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, उनको पैसे मिल जाते हैं। तो एक तो यही है कि आप एफिलिएट कर सकते हो, आप ब्रांड प्रमोशन कर सकते हो, किसी ब्रांड दे दो, या फिर आजकल के टाइम पे जो बहुत चला है, जो अच्छा भी है, वो है कोर्सेज क्रिएट कर दो, खुद के डिजिटल प्रोडक्ट बना दो, बुक बना दो। अगर आप लिखने में इंटरेस्ट रखते हो तो बुक क्रिएट करके आप दे सकते हो। मेरा दोस्त है शकील भाई,
कुल मित्रा वाले, उन्होंने ई बुक से भी लाखों रुपए अच्छे खासे पैसे कमाए। बाहर के भी मैंने कई सारे, मैंने एक लड़की के साथ भी इंटरव्यू किया था, उसने भी अच्छा खासा पैसा कमाई ई बुक, सिर्फ ई बुक बेच के। तो ई बुक भी बेच सकते हो। आई थिंक देखो ये वेज बहुत सारे, आप सिर्फ गूगल पे जाके लिखोगे ना हाउ टू अर्न 15 ways to earn ऑनलाइन, आपको लिस्ट आ जाएगी। 50 लिखो 50 आ जाएगी, 100 लिखो, मुझे लगता है 100 भी बना के दे देगा बंदा। बट इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास वो ऑडियंस है क्या। करेक्ट। सो बेसिकली हमने अपने करियर में, इनफैक्ट अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपने अपने करियर में यूट्यूब आई थिंक कितने साल पहले स्टार्ट किया था? 8-9 साल। तो आई एम वेरी श्योर कि 8-9 साल में आपने यूट्यूब का पूरा लैंडस्केप देख लिया, मतलब पहले क्या चलता था, अब क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या चलने वाला है। तो आपके हिसाब से थोड़ा ये इवोल्यूशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आज क्या करना चाहिए? अगर आज मैं एक आता हूँ कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखो मेरे को ऐसा बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट शॉर्ट्स ही सबसे ईजियर तरीका है स्टार्ट करने का। उससे ना, अब मैं कितना भी आप लोगों को बोल दूँ रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, लेकिन मुझे पता है आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, हमारा फोकस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जाएगा शॉर्ट्स पे। तो मैं तो आपको बोलूँगा ट्राई करो शॉर्ट्स से स्टार्ट करने का, बट गोल ये होना चाहिए कि एट द एंड मुझे यही करना है, बड़े कंटेंट पे ही लेके जाना है, बिकॉज वहीं पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो गो विद शॉर्ट्स। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है पॉडकास्ट, इफ़ यू कैन ट्राई गोइंग फॉर पॉडकास्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि इससे अच्छा है एक तीर से 2 शिकार 10 शिकार हो जाते हैं बेसिकली। क्योंकि आप क्या करते हो, एक 2 घंटे का कंटेंट बना लिया, उससे आपने 20-30 शॉर्ट्स बना लिए, तो मैक्रो टू माइक्रो करके आप बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। करेक्ट। तो सर आप पॉडकास्टिंग में कैसे आए, कब से स्टार्ट किया और कैसा है आपका एक्सपीरियंस रहा अब तक? जब मैं सेकंड पे कर रहा था तो लोग सिर्फ मेरी आवाज़ पहचान रहे थे, बट मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, पर्सनल ब्रांडिंग आने वाले टाइम में बहुत हिट होने वाला है। मैं बाहर देख रहा था, मैं ना एक चीज़ करता हूँ, एक ट्रिक है जो आप लोग को भी करना चाहिए, लर्न फ्रॉम फॉरेनर्स कई बार क्योंकि मैंने ऐसा कई बार नोटिस किया, फॉरेनर्स है ना हमसे थोड़े आगे हैं, ये सब चीज़ों में तो आगे हैं, बिजनेस में भी थोड़े आगे हैं हमसे। तो जो चीज़ वहाँ पे आज हो रही है ना, वो इंडिया में कुछ साल बाद होती है। कई सारे बिजनेसेस जो बाहर चालू हुए, कुछ साल बाद उन्होंने वही चीज़ सेम इंडिया में चालू हुई, और इंडिया में बहुत से लोगों ने बहुत पैसे कमाए। इनफैक्ट मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, एक यूरोपियन भाई है, 2 भाई, उन लोगों ने एग्जैक्ट ये चीज़ फॉर्मूला अपनाया। पता है अमेरिका में जितने भी बिजनेस हिट हो जाते थे ना, वो लोग सेम उसका क्लोन यूरोप में बनाते थे, और उसके ऊपर ही वो लोग ने मल्टी मिलियनर बिलियनर बन गए भाई, वो लोग करते करते सिर्फ कॉपी पेस्ट करके चालू कर दिया। और टू बी ऑनेस्ट ये वाली स्ट्रैटेजी आज भी काम कर दिया। अगर आपको अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है, कुछ भी करना ना, देखो कि बाहर वाले लोग जो हमसे आगे हैं वो थोड़ा क्या कर रहे हैं, और उसी चीज़ को यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। तो बाहर देख के मैं एक चीज़ समझ गया था, पर्सनल ब्रांडिंग वहाँ पे बहुत जोर पकड़ रहा है। इंडिया में अभी भी लोग फोकस नहीं कर रहे, तो और प्लस कुछ लोग ही फोकस कर रहे थे, जैसा कि आपको पता है रणवीर भाई लोग कर रहे थे। तो मुझे लगा ये बहुत पावरफुल चीज़ है, और इससे एक चीज़ से बहुत सारे शिकार होंगे। मतलब जो मुझे पसंद है, लोगों से सीखना, लोगों से मिलना, बातें करना, नेटवर्किंग भी हो जाएगी, सीखने भी मिल जाएगा, एक बड़ा मैक्रो कंटेंट बन जाएगा जिससे हम बहुत सारे माइक्रो कंटेंट निकाल सकते हैं। ये गैरी वेनरचक की स्ट्रैटेजी है, मैक्रो टू माइक्रो। वो बोलते हैं कि कोई ऐसा एटलीस्ट एक मैक्रो कंटेंट बनाओ, बड़ा सा कंटेंट, जिससे आप बहुत सारे माइक्रो कंटेंट निकाल सको। तो पॉडकास्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप मैक्रो टू माइक्रो बहुत अच्छे से कर सकते हो, जो आप देख भी रहोगे। इसके भी कई सारे रील्स बहुत फेमस होंगे, वो रील्स के बेसिस पे लोग मैक्रो कंटेंट देखने जाएंगे, एक फनल बन जाएगा। तो ऐसी पॉडकास्टिंग से ना एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी मेरे लिए, जो बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं इसके अंदर आया। मेरा पर्सनल ब्रांड भी बनेगा, लोग मुझे भी जानेंगे, नाम भी होगा। तो वो सारी चीज़ों की वजह से मैंने पॉडकास्टिंग में स्विच किया और उस पर फोकस करना। ट्रू। आई थिंक ये पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में जब भी हम पॉडकास्ट शूट करते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो होता है कि नए ऑडियंस को अट्रैक्ट करना। तो नए पॉडकास्टर के लिए आपकी क्या एडवाइजेज रहेगी कि किस तरीके से वो क्या स्ट्रेटेजीज अपनी बनाए और किस तरीके से वो नए ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सके? देखो स्टार्टिंग में ना गोल, अगेन आप रिजल्ट छोड़ दो, साइड में रख दो। व्यूज़ आएंगा, पैसा कमाऊंगा, छोड़ दो साइड में। ऐसी चीज़ें रखो जो आप है ना सिर्फ आपको हैप्पी फील करे। जैसे मुझे सिर्फ सीखना है, आई जस्ट वांट टू लर्न। अच्छा एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये कई बार मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, वीर भाई तुम बताओ, खुद ही बताओ, आज कंटेंट क्रिएटर्स कई सारे डॉक्टर्स से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, बहुत कम मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। डॉक्टर बेचारा बहुत मेहनत करता है, पूरा दिन लगा हुआ रहता है, फिर भी उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है। बट वही कंटेंट क्रिएटर साल एक पॉडकास्ट कर लेते हैं और अच्छा खासा पैसा निकाल लेता है। तो जब डॉक्टर बनने के लिए कितना साल देना पड़ता है बताओ? एक डॉक्टर बनने के लिए 8-10 साल तो कम से कम आफ्टर ग्रेजुएशन। हाँ, और उसमें सब्र रहता है कि 8-10 साल दूंगा, फिर डॉक्टर बनूंगा, फिर पैसा कमाऊंगा, कुछ साल इन्वेस्ट करने के बाद। बट कंटेंट क्रिएशन में सारे लोगों का अप्रोच ही अलग है। आज एक वीडियो बना, वायरल क्यों नहीं हुआ यार? 10 वीडियो हो गया, 100 वीडियो हो गया, अरे यार 1 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, चल रहा ही नहीं है। रिजल्ट्स यहाँ पे डॉक्टर से भी ज़्यादा है पोटेंशियल, बट टाइम हम डॉक्टर्स का आधा भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो अप्रोच देखो ना कितना गलत है कंटेंट क्रिएशन का। अप्रोच ऐसा रखो कि भाई 10 साल भी लगेगा ना, भाड़े में क्या मैं करूँगा।
और ये सिर्फ मैं अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मेरी भी सोच ऐसी थी, इसलिए मैं टिक पाया। मिस्टर बीस्ट की भी यही सोच थी। वो बंदे का जाके आप पूरा पुराने वीडियोस जाके देखो, कितने टाइम से वो वीडियो बना रहा था, व्यू कुछ नहीं आ रहा था, बट उसने ठान लिया था एक ना एक दिन तो हो गए, कुछ ना कुछ तो हो गई, बस मैं डालते रहूँगा। उसने डालते रहा, एक ना एक दिन आज नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर है पूरे वर्ल्ड का। आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट बिलियनर बनेगा वो कंटेंट क्रिएटर। प्रॉब्लम ये है, हम लोग रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं, हम प्रोसेस पे फोकस नहीं करते हैं। प्रोसेस टेंजिबल है, प्रोसेस आप कंट्रोल कर सकते हो, रिजल्ट्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। फिर रिजल्ट्स पे ध्यान रहेगा, ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आपको लगेगा आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा और आप गिव अप कर दोगे। प्रोसेस पे आप कंट्रोल रखोगे ना, यार रोज़ मैं उठ रहा हूँ, रोज़ 2 घंटा मैं शूट कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, ये कंट्रोल कर सकते हो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। बस रिजल्ट्स पे कम फोकस करो, प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करो। और अच्छी बात ये है, प्रोसेस पे अगर अच्छे से फोकस करते रहोगे, आज नहीं तो कल ये झक मार के आपको आ ही जाएगा, रिजल्ट्स आ ही जाएंगे। 3 इडियट्स का वो आ गया मेरे को याद। सो स्टार्टिंग में 100 वीडियोस का गोल बना लो। भाड़ में की सारी चीज़, मैं 100 पॉडकास्ट करने वाला हूँ। अब आप बोलोगे 100 पॉडकास्ट के लिए गेस्ट कैसे आएंगे? कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने दोस्तों के साथ स्टार्ट कर दो, अपनी बहन के साथ स्टार्ट कर दो, अपने भाई के साथ, अपने माँ बाप के साथ स्टार्ट कर दो। कितने लोग, मैंने इतना अच्छा आइडिया है यार, कितने मैंने आज तक अभी एक भी नहीं देखा माँ बाप के साथ कोई पॉडकास्ट नहीं कर रहा है, कोई बहन के साथ पॉडकास्ट नहीं कर रहा है, कोई भाई के साथ पॉडकास्ट नहीं कर रहा है। मियाँ बीवी का चालू हुआ है, बट वो भी नॉवेल्टी है। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज अभी भी खुली हुई है, आप चालू तो करो यार। 100 वीडियो बनाओ तो ऑटोमेटिकली आप इतनी सारी चीज़ें सीख जाओगे ना कि आपको मालूम पड़ जाएगा अब आगे क्या करना है, किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्रू। एक चीज़ मैंने ज़्यादातर लोगों से बात करते हुए समझी है कि एक साइड लोग बोलते हैं कि कंटेंट क्रिएटर की लाइफ स्पैन होती है 3 साल 4 साल, कि आज अगर आप टॉप पे हो या कंटेंट क्रिएशन में लोग आपको देखना चालू कर रहे हैं तो वो 3-4 साल के बाद आपको भूल जाएंगे। और एक साइड हम बोलते हैं कि डॉक्टर्स के जैसा पेशेंस रखो। तो दोनों चीज़ कैसे साथ साथ चलेगी? ये मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करता हूँ। पहले वाली चीज़ जो आप बोले कि वो हाई पॉइंट आता है और ज़रूरी, और आप मान रहे ही हो, देखो जो भी चीज़ आप मान दो, वट एवर यू बिलीव इज ट्रू। हेनरी फोर्ड का कोट है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू कांट, ईदर वे यू आर राइट। अगर आप बिलीव करते हो कि हाँ कंटेंट क्रिएटर्स का एक ही हाई पॉइंट आएगा और फिर खत्म हो जाएगा कंटेंट क्रिएटर, तो आपके साथ वही होएगा। मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ मेरा टाइम भी वापस आएगा। मेरा टाइम आया, अच्छा कम हुआ, बट मुझे लगता है इससे और बहुत अच्छा आना बाकी है और आएगा हो। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी एनालॉजी है, पता है, हम है ना कई बार क्रिकेट की भाषा बहुत समझते हैं हम इंडियंस, तो मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल देता हूँ। हम लगता है लाइफ है ना क्रिकेट जैसी है कि यार किसी ने बॉल डाला तो हम आउट हो सकते हैं, हार जाएंगे, एक ही चांस मिलेगा तो मस्त 6 मारना है और ट्राई करते हैं सिर्फ 6 जाए। बट लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ में ना आप जितनी बार भी आउट हो, आपको ना वापस से खेलने मिलेगा। जैसे आपकी बैट है, आपका बॉल है, बाकी सब आपके पीछे है। प्लस अच्छी बात यह है ना कि अगर मैक्सिमम आपको लगता है आप सिर्फ 6 नहीं मारोगे, मैक्सिमम अगर आपका शॉट लग गया ना तो 1000 रन भी आ सकते हैं, 1 करोड़ भी आ सकते हैं, 1000 करोड़ भी आ सकते हैं। वो एक शॉट चाहिए अपने को। हमें 1000 शॉट नहीं मारना है, एक शॉट लग गया ना लाइफ सेट हो जाती है। कई बार लोगों के एक धंधा बन जाता है, वो एक धंधा उनको जनरेशनल वेल्थ दे देता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पढ़ोगे, उसके अंदर भी ये चीज़ बताया जाता है। प्रोबेबिलिटी है, टेल्स यू विन करके एक चैप्टर है, उसके अंदर बताया गया है कि हमें लगता है ना कई सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत दिमाग वाले हैं, तो वो लोग तो बहुत अच्छे इन्वेस्टिंग करते होंगे। नहीं, उनको भी पता होता है कि मैं जो 100 कंपनीज में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, मोर देन 90% से मुझे इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। 50% तो ऐसी मुझे घाटा देगी, 10-20% इतना रिटर्न्स देंगे। वो पूरा उन्होंने पूरा ग्राफ बना के समझाया है। मैं चाहिए तो इसमें स्क्रीन पर डाल देना वो चीज़। उनको भी पता है कि मुझे हम सिर्फ मैक्सिमम शॉट्स लेने हैं और वो 1-2 कंपनीज ही होगी जो मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स देगी। इसके बारे में बहुत सारी बातें आ रही है, बोलना है कि बहुत। वॉल्ट डिज्नी का भी एक एग्जाम्पल है, पता है वॉल्ट डिज्नी वाले ने, वो लोग बंद करने वाला था वॉल्ट डिज्नी, क्योंकि उसके कोई भी एनिमेशंस चल रहे नहीं थे। लेकिन फिर उसका सिर्फ एक बहुत चल गया, स्नो वाइट एंड द 7 डॉर्फ करके उसका था। 107 मिनट का एनिमेशन था, आई थिंक सो। बनाया उसने बहुत सारे था, लेकिन वो सिर्फ एक स्नो वाइट एंड द डॉर्फ चल गया ना, उसकी वजह से इतना बड़ा हो गया डिज्नी कि आज भी हम डिज्नी पता ही है कितनी बड़ी बन चुकी है। डिज्नी ने बनाया बहुत सारे कार्टून, लेकिन चला वो सिर्फ उसके जैसे, समझ रहे हो। ऐसे एक पेंटर का भी एग्जाम्पल था उस बुक में, जहाँ पे ना वो पेंटर ने बहुत सारी पेंटिंग खरीद के रखा था, लेकिन वो करोड़ बहुत बहुत बड़ा बिलियनर बना, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स गवर्नमेंट को डोनेशन में दिया। और उसको पता चला कि उसने इतना कैसे कमाया, तो उसने पता चला कि उसने बहुत सारे पेंटिंग्स खरीद के रखे थे, बहुत सारे पेंटिंग्स खरीदने का शौकीन आदमी था। तो उसने वैसे तो बहुत पेंटिंग खरीदे थे, लेकिन उसका एक सेट आ गया था कुछ तो बहुत फेमस था, आई थिंक सो मोनालिसा का या ऐसा कुछ तो था, जो बहुत रेयर होते हैं ना पेंटिंग्स। उन बहुत सारे पेंटिंग्स में कुछ एकदम रेयर निकल गए, जिस पेंटिंग से उसको बहुत पैसे मिले, तो इसके जैसे वो मिलियनर बन गया। समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, इसका पूरा क्रक्स करके बताओ ना। हमें ना सिर्फ लाइफ में शॉट्स मारते जाना है। कुछ हिट होंगे, कुछ मिस होंगे, लेकिन एक ना एक लगेगा। हारेंगे हम तभी जब हम बैट छोड़ देंगे और पवेलियन वापस पहुंच जाएंगे।
हमें बैट नहीं छोड़ना है, हमें सिर्फ मारते रहना, आज नहीं तो कल वापस से एक ना एक हिट लगेगा ही लगेगा। बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर को मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मुझे भी इंस्टाग्राम पे अभी बहुत सारे लोग फॉलो करने लगे, तो मुझे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि मुझे अगर कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मुझे कोई स्क्रिप्ट राइटर बताओ, कौन स्क्रिप्ट लिख के देगा, कौन रिसर्च करके देगा। मतलब बेसिकली मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा हुआ है जो शायद खुद ओरिजिनली वो जैसे है वैसे नहीं है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। मतलब सामने वो किसी ने लिख के दिया है, बस आपको कैमरा के सामने लगा के वही चीज़ बोलनी है। तो उस टाइप के क्रिएटर्स क्या लंबा चल पाएंगे? चल सकते हैं बट प्रेफरेबल नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर आप एक कैरेक्टर प्ले करने लग जाओगे एक टाइम बाद। जैसे मूवी कैसे होती है, मूवीज़ में आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, आप वो होते नहीं हो, आपको कोई और बनाया जा रहा है, लेकिन मूवीज़ चलती है। यही चीज़ कंटेंट क्रिएशन को और मूवीज़ को अलग करती है मेरे हिसाब से। मूवीज़ में आप वो नहीं होते जो आप हो, शायद से मे बी लकीली कोई स्क्रिप्ट मिल गई जो आप हो तो बन रही है। कंटेंट क्रिएशन में वो फ्रीडम है कि आप वो बन सकते हो जो आप हो, तो बेटर वो चूज़ करो ना जो आप हो। ट्रू समझ रहे हो? लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजंस यू डोंट हैव टाइम, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग का नहीं सीखना है, ट्राई करने के लिए यू कैन ट्राई, गो विथ इट, स्क्रिप्ट राइटर से सीखो। एक तरीका है जो मैं करता हूँ, मतलब अपने हमारे जो मास्टरमाइंड में उनको भी करवाते हैं हम ना, आपके साथ बैठा देने का राइटर को, उसके साथ है ना आप इंटरव्यू टाइप कोई क्वेश्चन लो, जो भी टॉपिक पे वीडियो बनाना है एक डिस्कशन कर लो, वो डिस्कशन की रिकॉर्डिंग कर लो, और स्क्रिप्ट राइटर को बोलो कि वो डिस्कशन के हिसाब से मेरे ओपिनियंस तो डाल, उसकी स्क्रिप्ट रेडी कर और फिर मैं करता हूँ। तो ये एक तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हो। सो ट्रू, सो ट्रू। लेकिन क्या ये एआई के जो इतने टूल्स आ गए हैं आजकल, लाइक आई एम वेरी श्योर कि कोई भी चीज़ हम चैट जीपीटी पे लिखेंगे, या तो आज कितने सारे ऐसे टूल्स भी आ गए जिसको हम टेक्स्ट देंगे वो वीडियो बना के दे देगा। और ऐसे सारे वीडियोस के चैनल मैंने देखी है, उस पर मिलियन मिलियन व्यूज़ हैं। मतलब वो लोग भी ऐसे, जो भी वो पेजेस को चला रहे हैं वो भी आई एम वेरी श्योर अच्छे खासे पैसे बनाते रहेंगे। तो क्या एक ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएटर के लिए ये चैलेंज नहीं है कि यार हमें ऐसे लोगों से compete करना है जो इंटरनेट से सारी चीज़ें लेके आ रहा है और वो बोल रहा है? देखो, सब चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है मेरे हिसाब से। हम्म, तो जब हम ये वाले टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, जो सिर्फ ट्रेंडी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत कम टाइम तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। मैंने पर्सनल ब्रांडिंग में आया, उसके पीछे का रीज़न देखो ना, पर्सनल ब्रांड बनाना है। मैं हमेशा रहूँगा, समझ रहे हो? मेरे मेरे मुझे लोग जानेंगे। करेक्ट। जैसे आज अमिताभ बच्चन जी की अगर मूवीज़ नहीं भी चलना चालू भी, उनका पर्सनल ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कोई ना कोई बिजनेस में घुसेंगे, उनको पार्टनर्स अपने आप मिल जाएंगे। ही विल नॉट डाई। ट्रेंड डाई होते हैं, लेकिन आपका पर्सनल ब्रांड जब तक जिंदा हो आप तब तक तो रहेगा। समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से जो लोग हैं ना सिर्फ ट्रेंडी चीज़ एआई का यूज़ करके जुगाड़ करके करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। भले से शॉर्ट टर्म के लिए वो लोग अच्छा पैसा कमा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगेन उनको पर्सनल ब्रांड बनाना ही पड़ेगा, जो कि हो भी रहा है। आप नोटिस करना है, जितने भी फेसलेस चैनल वाले लोग ने चैनल बनाए हैं, वो लोग अब पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रहे हैं कि भाई मेरे पास इतने सारे फेसलेस चैनल हैं, मैं इतने लाखों रुपए कमा रहा हूँ, आप मेरा कोर्स ले लो। करना पड़ रहा है वो, क्योंकि वो बहुत अनसस्टेनेबल है। ये वाली चीज़ सस्टेनेबल है। करेक्ट, करेक्ट। मैं ये चीज़ से आप रिलेट कर पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं आपके भी पहले फेसलेस चैनल थी। मतलब अगर हम बुक समरी की बात करें तो सीकेन जैसे ही मैं नाम सुनता हूँ तो पहले मुझे वही इमेजिन आता है कि आपका आवाज़ कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है और सामने कुछ एनिमेशंस चल रहे हैं। तो क्या रीज़न था आप अपने फेस को लेकर आए, और क्या क्या ऐसा हुआ था कुछ अगर? अच्छा देखो, फेसलेस ना होना मेरी कोई स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, एक मजबूरी भी थी, दोनों थी। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है रिसोर्सेज होना ज़िंदगी में, और एक होता है रिसोर्सफुल होना। कई बार हमारी ज़िंदगी में रिसोर्सेज नहीं होंगे, आपके पास शायद इतना पैसा नहीं है, कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, खर्चे करने के लिए स्टूडियो नहीं है, लेकिन आप रिसोर्सफुल हो सकते हो। रिसोर्सफुल मतलब जो चीज़ें हैं उससे ही काम चलाना। और आई थिंक हम ये चीज़ बहुत बड़ी सीखने जैसी है। देयर आर सो मेनी पीपल जो बोलते हैं कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में आना है तो मुझे मेरे पास अच्छा कैमरा होना चाहिए, अच्छा माइक होना चाहिए, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें जब ये अच्छी होगी ना तभी मैं चालू करूँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे सीखने जैसी है। राइट, आपने बोला ना अच्छी चीज़ें अच्छी होती है, बट अगर वो नहीं है तो जो चीज़ें हैं उसको अच्छी बनाना चालू करो। करेक्ट, यही होता है रिसोर्सफुलनेस होना। करेक्ट, तो मेरे पास करेक्ट, नहीं था, करेक्ट। मैं भी एक झोपड़े में रहता था, झोपड़े में स्लम स्लम चौल में रहता था। अपना स्टूडियो नहीं है, अपने पास कैमरा का पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने पास एक माइक है, तो अपन क्या कर सकते हैं? फेसलेस चैनल बना सकते हैं, वॉइस तो मैं दे सकता हूँ। तो मैंने वॉइस दिया, मैंने देखा, अगेन मैंने जो चीज़ें पॉडकास्ट में बनाई, बाहर वालों से इंस्पायर हुआ, क्या ट्रेंड में चल रहा है वो देखा, बुक्स बहुत पावरफुल लगी। तो ऐसे 3-4 चीज़ों को मैंने मिलाया और सीकेन चैनल बन गया। 3-4 चीज़ें नहीं, शायद और चीज़ें होंगी जो मुझे अभी शायद याद नहीं आ रही, बट सब ऑथेंटिक था, दिल से था। तो वो सारी चीज़ें मिली और सीकेन बना, इसलिए उसको जल्दी सक्सेस भी मिली। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और ये कहीं न कहीं मेरी अगर जर्नी भी, मैं जस्ट अभी एक जगह पर गया था, मुझे पूछा गया था कि
इंस्टाग्राम पे आपने 6 मंथ्स के अंदर 1 मिलियन लेके आए, तो आई एम वेरी श्योर कि आपके पास तो सब कुछ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जर्नी भी वैसे ही स्टार्ट हुई थी। मतलब मुझे याद आ रहा है कुछ 15 नवंबर 2023 इस डेट को मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ है, उसी दिन को मेरा पहला वीडियो गया है। और आपको पता है वो कैसे गया है? मतलब मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि यार मेरे पास अच्छा कैमरा, अच्छा हाँ पहले था 2017 तक मेरा बिजनेस, मेरा सब कुछ था, मेरा खुद का स्टूडियो था। लेकिन तभी वो बोलते ना वो एक परफेक्ट होने की बीमारी हो जाती है ज़्यादातर लोगों की कि नहीं यार सारी चीज़ें परफेक्ट होगी ना तभी मैं काम करूँगा। तो बस वो बीमारी की वजह से मैं कहीं ना कहीं रुक गया था। और बस अभी यही नवंबर महीने में मैंने ये SSG का फॉर्मूला अप्लाई किया। हाँ। SSG मैं उसे ये फॉर्मूला का नाम देता हूँ। और वो जिस दिन से मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करना चालू किया ना, उस दिन से मेरा ये ग्रोथ स्टार्ट हो गया। SSG मतलब S स्टैंड्स फॉर स्टार्ट, मतलब जैसे आपने बताया कि रिसोर्सफुलनेस। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास जो भी चीज़ है जैसी भी है एटलीस्ट आप पहले स्टार्ट करो। आपके पास थॉट आया कोई कि ये काम करना है वो काम करना है, स्टार्ट करो। स्टार्ट करोगे तो आपका काम करना आपका 50% काम एग्जैक्टली हो जाएगा। सेकंड S स्टैंड्स फॉर सिंपल। आपके पास सिंपल से सिंपल भी चीज़ है ना, मतलब जैसे आपकी चैनल का अगर देखें तो स्टार्टिंग में भले माइक नहीं है तो हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेंगे आवाज़। मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है तो मैं मेरे मोबाइल को कहीं सीडी पे रख या दूंगा। कहीं पर भी लगा करके मैं अपने वीडियो शूट कर लूँगा। तो बेसिकली देर आर सो मेनी पीपल जो सोचते हैं कि यार सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर रहेगी ना तभी मैं स्टार्ट करूँगा। तो ऐसा नहीं है, सिंपल चीज़ें होगी तो भी चलेगा। एंड SSG का G स्टैंड्स फॉर घटिया रिजल्ट्स। जो आप बता रहे थे, हम बात कर रहे थे पहले कि वो लोग व्यूज़ नंबर्स में जाते हैं। आप देख लो अगर आपके रिजल्ट पहले स्टार्टिंग में घटिया भी होंगे ना, मतलब एकदम रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी आप कंसिस्टेंटली उसे काम करते रहो। मैं बहुत बार बात करता हूँ, आज अमेज़ॉन जब ही चालू हुआ एक गैरेज से चालू हुआ था। अगर तभी उसने सोचा होता कि अरे नहीं यार मैंने वेबसाइट तो बना ली लेकिन यार उस पर तो व्यू लोग ही नहीं आ रहे, कोई बायर ही नहीं आ रहा है, वहाँ पर कुछ नंबर्स ही नहीं आ रहे, तो शायद वो इतना बड़ा कभी बन ही नहीं पाता। कोई भी बड़े बिजनेस को आप देख लो, उन्होंने इनिशियल डेज में अपने नंबर्स को देखा ही नहीं होगा। रिजल्ट्स को आप हमेशा भले घटिया रिजल्ट्स भी मिला तो भी काम करते रहो। नहीं, तुमने बहुत पावरफुल चीज़ बोली। और ये चीज़ मैंने वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स देखी है लोगों में जो स्टार्ट नहीं करते हैं। उनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है। इसका एक बुक में इसका एक ऑथर ने बोला था एक्सक्यूजाइटिस बीमारी का नाम है। आप कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढते रहते हो बिकॉज आपको स्टार्ट नहीं करना है। फियर है, कुछ फियर ऑफ कुछ ना कुछ है जिसके हम बोलते हैं अरे माइक नहीं इसलिए नहीं चालू किया, कैमरा नहीं इसलिए नहीं चालू किया। बट टू बी ऑनेस्ट आप जो है ना उससे चालू करो। अगर आप देखोगे तो कितने बड़े बड़े क्रिएटर्स, और ये मेरे को एकदम शॉकिंग भी लगा था। मतलब मेरे अंदर भी ये चीज़ है, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर पूरी खत्म हो गई, मैं तो मतलब बहुत हार्ड बन चुका हूँ। जब BBK वाइन्स का मैंने वीडियो देखा, मैंने देखा BBK वाइन्स वीडियो बना रहा है मस्त, और उसके पीछे ना उसका वो पूरा कलर निकला हुआ है, उसका वो पूरी पपड़ी निकली हुई है। बोलते यार मेरे को ये दिखाने में शर्म आती थी। BBK वाइन्स तो बनाया उसने, उसको मिलियंस ऑफ व्यूज आए उसके ऊपर। बंदे में दम था, उसने स्टार्ट कर दिया। उसने नहीं सोचा भाई पीछे पपड़ी है, पहले इसको मैं एकदम अच्छा कराऊंगा उसके बाद ही चालू करूँगा। उसने चालू कर दिया और उसने फोकस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे किया, कॉन्टेंट पे। मैं हंसाऊंगा, मैं अच्छा कॉन्टेंट बनाऊंगा, रोल प्ले किया एंड ही बिकेम अ लेजेंड। सो कई बार ना आपको वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं जो शायद आपको अभी दिख रही होगी। ये इतना फैंसी कैमरा लाइटिंग नहीं ज़रूरत है। स्टार्ट करने के लिए करो, गोल रखो कि हाँ एक टाइम बाद मैं ये सारी चीज़ें अचीव करूँगा, जो होगा भी, लेकिन स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। सेम जैसे आपने BBK वाइन्स का बताया, मेरे लाइफ में जब ये मेरा कंटेंट क्रिएशन की जर्नी चालू हुई, मेरे लिए इंस्पिरेशन थे अंकित भैयानपुरिया। हाँ। मतलब मेरा अभी भी ये ड्रीम है, एक दिन वो मैनिफेस्टेशन बोलो या जो भी बोलो कि एक दिन मैं मोदी जी को मिलने वाला हूँ। हाँ। मतलब मैंने मेरी ऑफिस पे तो वो क्रिएटर्स का अवार्ड का फोटो भी लगा दिया है। हाँ। तो तभी मुझे लगा कि यार एक बार मैंने एक वीडियो देखा उनका कि मोदी जी के साथ वो कुछ साफ सफाई अभियान वो चला रहे, और उन्होंने अंकित भैयानपुरिया, स्वच्छ भारत अभियान के लिए अंकित भैयानपुरिया को बुलाया था। तब मुझे एग्जैक्टली पता चला कि अच्छा ऐसा नाम का भी कोई पर्सन है। मैंने जाके सर्च किया इंस्टाग्राम पे, उनका सबसे पहला वीडियो दिखा जिसमें वो एक्सरसाइज कर रहे, पीछे वो भैंस खड़ी हुए है, घर पे सारे कपड़े टंगे हुए हैं, मतलब एकदम रॉ। और जबकि मैं सारी चीज़ें प्रॉपर है फिर भी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा हूँ कि अरे नहीं यार ये होगा ना, अच्छे क्रिएटर होंगे ना, अच्छे एडिटर होंगे ना तभी मैं काम कर रहा हूँ। होता है, मतलब कम ऑन यार, वो परफेक्ट होने की बीमारी है। राइट। आपने एक और क्वेश्चन पूछा था, वो रिलेट हो रहा है इससे। तुमने पूछा था ना कैसे एक नया इंसान अपने आप को यूनिक बना सकता है। हाँ। और मैंने आपको आंसर वही दिया था कि आप जो हो वो बनना चालू करो, पर्सनल ब्रांडिंग। करेक्ट। तो ये आंसर उसमें ही फिट भी हो रहा है। आप जो हो, अगर जैसे कि
झोपड़े में होना तो झोपड़े से वीडियो बनाना चालू करो, पीपल विल रियली अप्रिशिएट इट। अगर आप टैक्सी ड्राइवर हो, टैक्सी चलाते चलाते लोगों को बताओ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी मुशक्कत कर रहा हूँ, मेरी लाइफ ऐसी है, और बनाओ, आपको यकीन नहीं होगा कितना लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जितने आपकी एक बुक है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू, ठीक है, उस बुक में ऑथर बताते हैं जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं ना, वो लोग अपनी वल्नरेबिलिटी बिंदास बताते हैं। जो वीक लोग होते हैं ना, वो लोग अपनी वल्नरेबिलिटी छुपाने की कोशिश करते हैं। तो हमें एटलीस्ट ट्राइव करना चाहिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आप वल्नरेबल हो, बताओ बिंदास जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके इश्यूज है ना, और उससे रिलेटेड ही शूट करना चालू करो, वीडियोस बनाना चालू करो, सबसे बेस्ट है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे याद आ रहा है लास्ट ईयर में हम लोग गए थे मेघालय साइड घूमने के लिए। तो वहाँ पर हमारा जो वो ड्राइवर था जो कार हमारे साथ चला रहा था, 3-4 दिन हमें सब जगह पर घुमाया, मेघालय सिक्किम वगैरह। तो उसको जब भी पता चला कि हाँ मैं कुछ वीडियोस बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ अपने कम्युनिटी के लिए, तो ही वाज लाइक सर मुझे भी चालू करना है, लेकिन मैं क्या टॉपिक पे बात करूँ। तो मैंने भी उसको यही बोला कि यार आप इतने अच्छे सिटी में हो, अच्छी जगह पर हो, आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो आप कैमरा ले लो और अपने यहाँ के वेदर्स के बारे में बताते जाओ, हर लोकेशन के बारे में बताते जाओ, क्योंकि आपके मेरे जैसे कितने लोग रहेंगे जो आज सोचेंगे कि हाँ यार मुझे वहाँ पर जाना है, मेघालय की ये वाली पहाड़ी पे जाना है, लेकिन कहाँ जाना, कैसे जाना, क्या जाना नहीं पता है। जबकि आप तो यार डे इन डे आउट ट्रैवल कर रहे हो, डे इन डे आउट नई नई चीज़ें देख रहे हो वहाँ पर, तो बताना चालू करो। सो कोई भी कर सकता है यार। राइट। एक बुक है एकर्स ऑफ डायमंड, ये मैंने, अच्छी बुक है। उसमें ना बेसिकली क्रक्स बताओ स्टोरी का, तो ऐसा है वो बंदा ना डायमंड ढूंढने के लिए पूरी दुनिया जाता है, बट उसको डायमंड मिलता है पता है, उसके घर के पास ही मिलता है, उसके बैकयार्ड में मिल जाता है। हमारे पास ऑलरेडी डायमंड हर जगह पड़ा हुआ है, हमें ना एक्चुअली बस देख नहीं पा रहा उसको, हमें उसको दिखाना। जैसे तुमने पता ना मेघालय का एग्जांपल दिया, वो जो जहाँ पे है अगर वो उसके बारे में बताना चालू कर दे कि हमारे यहाँ पे ये घूमने की जगह है, ये जगह है, ये होटल्स अच्छी है, ये नहीं अच्छी है, उसको कितनी स्पॉन्सरशिप मिलना चालू हो जाएंगे, अच्छे होटल्स उसको कोलैबोरेट करना चालू कर देंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा इतने सारे कोलैबोरेशंस के अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाएंगे। लेकिन वो ये सोच रहा है कि यार ये वाला बंदा ऐसे वीडियो बना रहा है, मुझे ऐसे वीडियो बनाना है। आपको वैसा वीडियो हम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा अपनी तरह बना सकते हो वैसा बनाने की कोशिश करो। ग्रेट। सो सर आपकी जर्नी के कुछ स्टार्टिंग के अर्ली डेज में, मतलब आपने तो एकदम स्क्रैच से चालू किया, जैसे भी आपने बताया कि आप एकदम रॉ हाउस में रहते थे, तो तभी क्या क्या चैलेंजेस आए आपके पास और आपने उन चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम किया? ये मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज जितने भी क्रिएटर्स आपको देख करके सीख रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वो रिलेट होना चाहिए कि यार मैं जिस चीज़ को एक्सक्यूज ढूंढ रहा हूँ एक्सक्यूज नहीं है, यू कैन रिजॉल्व इट एंड गो फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। सबसे पहला तो बड़ा चैलेंज ये था कि मैं अपने घर वालों को कैसे कन्विंस करूंगा। मैंने बताया मेरे डैड टैक्सी ड्राइवर है, जिन्होंने बहुत मेहनत मुशक्कत से लाखों रुपए जमा करके बोले बेटा बेटा इंजीनियर बने, इंजीनियर बनेगा तो डॉक्टर। ऐसा नहीं था कि उन्होंने एकदम फोर्सफुली बोला था कि तू इंजीनियर ही बनेगा, बट आई न्यू ही इज़ वर्किंग रियली हार्ड फॉर मी कि मैं एक अच्छा भविष्य बना सकूँ, अपना आप क्रिएट कर सकूँ, डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना। अब मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं उनके बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसके लिए अब्बा ने मेरे को मतलब बाइक भी खरीद के दी ताकि मेरे को रिजवी जाने आने में प्रॉब्लम ना हो। मतलब ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी जो उनकी हैसियत से ज़्यादा था। तो वो टाइम पे आप बोलोगे नहीं मेरे को ये नहीं करना कुछ और करना है, वो मेरे लिए चैलेंजिंग था, बट वो करना ज़रूरी था क्योंकि मेरे को मालूम था अब्बा का विजन नहीं, अब्बा को समझ नहीं आ रहा है। वो तो सिर्फ सुने उन्होंने कि रिलेटिव्स इंजीनियर है वो अच्छे बन सकते हैं, बट मैं जानता था क्योंकि मैंने रिसर्च करी थी, क्योंकि मेरे दोस्तों, मुझे मालूम था मेरे जो सीनियर्स थे वो लोग मेरे से अच्छे स्मार्ट होने के बाद भी उनको इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिल रही थी। तब जो मैंने सारे रिसर्च करी, बुक पढ़ा, कॉन्टेंट क्रिएशन का पावर समझा, तब मैंने कॉन्टेंट क्रिएशन चालू किया। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि मैं कैसे अपने माँ बाप को, अपने घर वालों सबको समझा पाऊँ कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो सही है और ये जो आप लोग बोल रहे हो वो गलत है। हाँ। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने क्या किया, मैंने ना इसके लिए एक स्मार्टनेस की। मुझे मालूम था कि जैसे मेरा 4th ईयर चालू होगा, कॉलेज का ख़त्म होगा, अब जॉब का प्रेशर आना चालू होगा और मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही प्रिपरेशन चालू कर दी। मैंने 3rd ईयर में ही फैसला कर लिया कि अभी से कुछ करना चालू कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट जब 4th ईयर मेरा आ रहा रहेगा मेरे पास कुछ तो रहेगा दिखाने के लिए कि यह बंदा सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा है, कुछ तो कर रहा है। कई बार है ना बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि यार मुझे ना सर कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे बिजनेस करना है, मैं कैसे अपने माँ बाप को कन्विंस करूँ। सबसे बेस्ट तरीका जिससे आप कन्विंस कर सकते हो ना वो है बाय शोइंग रिजल्ट्स। रिजल्ट दिखा दो। मैंने अपने घर वालों को रिजल्ट दिखाना चालू करा कि यार मेरा चैनल देखो ये है, अब मैं ऐसे वीडियोस बना के डाल रहा हूँ, मेरे को पैसे आ रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, और ऊपर वाले का ग्रेस था कि जल्दी मेरे को ज़्यादा पैसे भी आने लग गए। लेकिन सिर्फ खोखली बातें मत करो, क्योंकि खोखली बातों की मतलब वैल्यू नहीं होती है। मैक्सिमम बच्चे क्या मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मुझे ये करना, हवे में बात कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको रियलिटी नहीं पता है। सिर्फ हवे में बात मत करो, कुछ एक्शंस लो और रिजल्ट्स दिखाओ, फिर आप कन्विंस कर लोगे।
तो ये एक चीज़ थी, मैंने भी सिर्फ इस पे फोकस किया। चैलेंज ये था, 3rd ईयर से मैंने कंटेंट बना दिया, 4th ईयर तक ऊपर वाले का ग्रेस था, इतनी सारी चीज़ें अच्छी हुई थी, माइंडसेट बना हुआ था, जिसकी वजह से रिजल्ट्स भी दिख गए। तो वो रिजल्ट्स को मैंने दिखाना चालू किया। टू बी ऑनेस्ट, मैंने लाखों रुपए में कमाना चालू कर दिया था। स्टिल मेरे को फ़ोन आते थे मेरे रिलेटिव्स के, मेरे अच्छे के लिए, कि बेटा देखो ये सब चीज़ सही है, आ रहे पैसे, बट तू जॉब कर ले। बिकॉज उनको लग रहा था कि वही इंपॉर्टेंट है, वही सही है। बट क्योंकि मैं जानता था कि वो सही नहीं है, तो मैंने उनको इग्नोर किया। आई थिंक यही चैलेंज कई सारे लोगों का आज भी आ सकता है, कि दूसरों को फाइट करना अपने माँ बाप से, और फाइट भी नहीं करना है। मैं तो बोलूँगा फाइट मत करो, वो लोग भी आपका अच्छा ही चाहते हैं। आप उनको रिजल्ट्स दिखाओ, एक्शंस लो, डेली वो आपका एफर्ट देखेंगे ना, तो अपने आप कन्विंस हो जाएंगे। करेक्ट। मुझे वो 3 इडियट्स में वो फरहान की स्टोरी याद आ गई। हाँ, वहाँ पर उसमें भी कुछ ऐसा ही था ना, वो कुछ अब्बा नहीं फोटोग्राफी, हाँ मानेंगे। अब्बा नहीं मानेंगे। फिर वो पोस्ट कर दिया और समथिंग। मैंने थोड़ा सा रिबेलियस रहा हूँ, लेकिन मैं भी बचपन से, अब्बा हाँ। मेरे को मालूम था हम नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मेरे को पता चल गया कि मैं सही हूँ तो मैं वो करूँगा। तो सर आपके हिसाब से इतनी सारी बुक्स आपने पढ़ी है, तो कोई ऐसी टॉप 5 बुक जो आप रिकमेंड करना चाहोगे अगर मैं बुक रीडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ तो? ठीक है, आई थिंक 5 बुक हमें ना 5 एरियाज ऑफ लाइफ ले लेते हैं, क्योंकि हर इंसान को ना एक, मेरे हिसाब से गुड लाइफ अगर आपको चाहिए ना, तो 4 एरियाज तो मेन होते ही है। हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। ठीक है, 4 एरियाज है। अगर आप इनमें से किसी भी एक एरिया में स्ट्रगल कर रहे रहोगे ना, तो एक गुड लाइफ होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपके पास बहुत पैसा है, हेल्थ नहीं है, तो आप नहीं इंजॉय कर पाओगे। एक राजा था जिसके पास पूरी दुनिया भर की वेल्थ थी, बट वो सारी वेल्थ देने के लिए तैयार था, उसको एक दिन और चाहिए था, बट उसको एक दिन नहीं जीने मिला, क्योंकि वो बीमार था, मरने वाला था। तो वैसे हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, आप ये बुक पढ़ सकते हो यार, उसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छी बुक थी। सॉल्ट, शुगर एंड फैट करके एक बुक है, जो आज के लिए रेलेवेंट है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक नहीं लगेगी, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि वो बताती है कि ऐसे सॉल्ट, शुगर एंड फैट है ना, हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है। अगर आप वेल्थ की बात करो तो रिच डैड पुअर डैड है, और अगर आप ऑनलाइन ये सब चीज़ों से रिलेटेड सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो .com सीक्रेट है। एलेक्स हरमोजी की बुक ले लो, 100 मिलियन ऑफर, 100 मिलियन लीड्स, ये भी अच्छी बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप रिलेशनशिप की बात करो तो मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमन आर फ्रॉम वीनस, ये बुक पढ़ लो। क्लासिक बुक्स की मैं ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि क्लासिक बुक दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, मतलब बहुत टाइम से ये लोग टिके हुए हैं आज तक, तो मतलब कुछ तो बात होगी बुक में, है ना। और उसके बाद रिलेशनशिप की बात होगी। हैप्पीनेस की ऊपर बुक है हैप्पीनेस एडवांटेज, जो मैं भी रिसेंटली रीड कर रहा हूँ, बहुत प्यारी बुक है। उसके अंदर बताया गया कि कैसे हमें क्या लगता है, हमारे दिमाग में एक चीज़ फिट है कि खुशी हमें तब मिलेगी जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, जब मैं पैसे कमा लूँगा, इतने फॉलोअर्स आ जाएंगे, या ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तब मैं खुश रहूँगा। पर वो बुक में ना, हार्वर्ड का स्टूडेंट है वो, उसने बताया कि कैसे ना इसका उल्टा होता है। जब आप खुश रहते हो ना, तब आपको ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। और उसने अपना खुद का भी एग्जाम्पल दिया, उसने हार्वर्ड का एग्जाम्पल दिया कि हार्वर्ड में जाना मेरा बचपन से सपना था उसका, और उसको लगा था कि यार बस ऐसे ही फ्लुक में उसने अप्लाई कर दिया हार्वर्ड में। बोला कि मैं अपने बच्चों को एटलीस्ट बता पाऊंगा कि यार तुम्हारे बाप ने हार्वर्ड में एडमिशन लेने के लिए ट्राई किया था, लेकिन लकीली उसका हार्वर्ड में हो गया। अब हार्वर्ड में आने के बाद ना उसने एक चीज़ नोटिस करी, ही वॉज रियली हैप्पी इन स्टेइंग इन हार्वर्ड, बट वहाँ पे जो लोग थे, वो लोग स्टार्टिंग में लोग खुश थे, बट फिर उसके बाद बहुत सारे लोग वहाँ पे डिप्रेस होना चालू हो गए, स्ट्रेस में आने लग गए। तो उसको लगा कि यार इतनी अच्छी जगह पे आने के बाद भी लोग इतने डिप्रेस क्यों है। और ऑन द अदर हैंड वो एक बार अफ्रीका में भी गया था टॉक कर रहे हैं हैप्पीनेस के ऊपर, तो वहाँ पे उसने ना स्टूडेंट से पूछना स्टार्ट किया कि यूजुअली जब स्कूल में आते हैं तो कैसा होता है कि आप कितने लोगों को होमवर्क करना ना पसंद है, हाथ उठाओ। अब यूजुअली वो ऐसा करता था ना, तो सब लोग हाथ उठाते हैं, होमवर्क किसको पसंद है। बट जब उसने अफ्रीका में हाथ पूछा ना, तो बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया। मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बच्चे बोल रहे थे वी आर हैप्पी डूइंग होमवर्क। उसने बोला क्यों? तो रीज़न ये था ना कि जो अफ्रीका वाले बच्चे थे ना, दे फेल्ट प्रिविलेज्ड व्हेन दे वर स्टडिंग, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, स्कूल जाने का मौका नहीं मिल रहा था। ये वो कुछ लोग थे जिनका माइंडसेट ये था कि यार स्कूल में जाना मेरे लिए प्रिविलेज है, होमवर्क कर पाना मेरे लिए प्रिविलेज है, इसीलिए वो लोग हैप्पी थे और लोग अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। हार्वर्ड में भी जितने भी लोग जब ये फील कर रहे थे ना कि आई एम प्रिविलेज टू बी इन हार्वर्ड, वो लोग ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हैप्पी भी थे और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था। इंटरेस्टिंग बात ये थी, खुश भी थे और रिजल्ट भी था। और जो लोग सब स्ट्रगल कर रहे थे वो लोग दुखी थे कि यार इतना होमवर्क, इतना ये रहता है, इतना काम, ये वो बिचिंग कर रहे थे। वो लोग खुश भी नहीं थे और उनके रिजल्ट्स भी खराब थे। तो यहीं से एक आप बोल सकते हो एक सिद्धांत, उसने बुक लिखी है हैप्पीनेस एडवांटेज, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं भी पढ़ भी रहा हूँ, कि कैसे आप हैप्पीनेस पे फोकस करोगे तो आपको ना वो आपका एडवांटेज बनेगा आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए भी। सर आपने वैसे अब तक कभी कितनी बुक्स रीड की होगी? हाँ, ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार लोग पूछते हैं और इसका आंसर मेरे पास नहीं रहता है, और ना मैं चाहता हूँ इसका आंसर मैं कभी ढूंढूं। क्योंकि बात क्या है ना, देखो कोई भी चीज़ जब आपको पसंद आ जाती है तो मैं बोलता हूँ ना उसको ना
अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर दो। अगर एक बंदा है, जैसे कि अगर मैं कोई भी जिम ट्रेनर से पूछूंगा ना आपने अभी तक कितनी बार जिम करी है, वो बता पाएगा क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल में आ चुका है। करेक्ट। और मुझे लगता है ना आप लोग को भी ना कोई चीज़ पसंद आ गई है हेल्थ के रिलेटेड, अगर जिम जाना पसंद आ गया, गिनना बंद कर दो। आगे नंबर्स गेम मत खेलो, चेज द फीलिंग, जी मज़े करो, रोज़ करते रहो, गिनो मत। क्योंकि जितनी बार लोग गिनते हैं ना फिर वो तोड़ भी देते हैं। कई बार लोग कुछ चीज़ क्विट करने की कोशिश करते हैं कि यार मैंने 1-2 हफ्ते से नहीं किया है, फिर कर डालता है क्योंकि वो लोग गिन रहे हैं। True, आप गिनना true, छोड़ true, दो। true. तो मैंने ना बुक गिनना छोड़ दिया, वो मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। मुझे जब मन करता है कभी आधी बुक पढ़े, कभी 2 पेज पढ़े, कभी सुन लिए, कभी आधा सुन लिया, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो मैं इसका आंसर दे नहीं पाऊंगा, बट अगर देखा जाए तो जितने भी मेरे वीडियोज़ है 400 450 के ऊपर, उससे डबल तो नहीं तो चलो उसके आसपास, मतलब 1000 के आसपास तो बुक्स मैंने पढ़ी या सुन ली होगी। तो आपका जो ये जर्नी रहा है, वो जर्नी में कहीं ना कहीं आप ही बुक रीड करते हो, आप ही उसकी समरी बनाते हो और आप ही उसके ऊपर वीडियोस डालते हो। ये मेरा पूरा पहला प्रोसेस था। ओके। अभी मैंने डेलीगेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं डेलीगेशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मेरे पास टीम है जो मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखती है। क्योंकि क्या होने लग गया पता है, एक टाइम बाद है ना, बोलते ना वो, मैं जब सिर्फ सीखने के लिए पढ़ रहा था ना तब तक बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर एक टाइम बाद मुझे लग रहा है कि बना के डालना ही पड़ेगा, जो कि बिजनेस के लिए मतलब कंसिस्टेंसी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो मेरे साथ क्या हो रहा था कि उस पढ़ने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता था। देखो कैसा होता है ना, जब आपका गोल्स 2 है दिमाग में, सीखना भी है और 1 हफ्ते में एक वीडियो डालना है, ये 2 गोल्स हो जाते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। मैंने बोला कि ना मुझे सीखने के लिए ना एक बुक अलग से मैं पढ़ते रहूँगा, जिसको मैं आराम से टाइम दूंगा, अप्लाई कर पाऊंगा। क्योंकि एट द एंड मेरा गोल ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मुझे बुक पढ़नी है, मुझे ना सिर्फ मुझे सीखना है, मेरा उद्देश्य ये था। तो मैंने अभी कैसा किया कि मैं अलग बुक सुनता हूँ और समरीज अलग बनवाता हूँ, या फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ऐसा होता है प्रोसेस। अब हैप्पीनेस एडवांटेज में बुक अभी पढ़ रहा हूँ, बट उसकी समरी नहीं बना रहा हूँ, बनाऊंगा मैं भी फ्यूचर में कभी मन किया तो। तो ये बुक समरीज बनाते बनाते आपने उसमें से बिजनेस मॉडल कैसे बना लिया? मतलब क्या आपका यही था कि हमें यूट्यूब से ही पैसा कमाना या कुछ और भी? पैसे कमाने का तो मेरे को तो आइडिया था ही नहीं जब मैंने स्टार्ट किया था तो। बट धीरे धीरे देखो ना, क्लियर, आप जब कदम बढ़ाते जाते हो ना, अपने आप चीज़ें क्लियर होते जा रही है। अगर आप एक फॉग में चल रहे हो, मैंने एक वीडियो देखा था, शायद से अगर आप लोगों को मिल गया तो डाल देना। ऐसा एक बंदा गाड़ी चला रहा रहता है और सामने घने जंगल होता है दोनों साइड से, और है ना अंधेरा दिख रहा होता है, और वो वीडियो दिखाते हैं कि कैसे दूर से अंधेरा दिख रहा है, लेकिन जैसी गाड़ी आगे जाती है ना लाइट दिखने लग जाती है। मतलब वो जो अंधेरे वाली जगह थी वो भी क्लियरली, रास्ता पूरा एकदम क्लियर होता है, वो सिर्फ दूर से अंधेरा दिख रहा होता है। वैसे ही ना कई बार कंटेंट क्रिएशन में मेरे लिए वैसी था, सेम रिलेटेबल। मुझे नहीं मालूम था कि कैसे एग्जैक्टली मैं पैसा कमाने वाला हूँ, लेकिन जब मैंने चालू किया तो अपने आप रास्ते दिखने लग गए कि यार ब्रांड स्पॉन्सरशिप के मेल्स आपको आने लग जाते हैं, आपको एडसेंस से पैसा आने लग जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि यार प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहिए, तो आप पैशन का प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हो। फिर आपने जैसे कि बुक समरीज, मैंने नोटिस किया कि लोग बुक समरी 10 मिनट की होती है, बट पावर एक्चुअल पूरी बुक में होता है। कई बार हम जब बुक पढ़ते हैं तो हम बहुत लिमिटेड बातें 1 चैप्टर 2 चैप्टर की बता पाते हैं अच्छे से, लेकिन रिजल्ट्स और डेप्थ कब आती है जब आप पूरी बुक पढ़ते हो। तो उसके लिए हमने एक ऑनलाइन वीडियो बुक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जहाँ पे पूरी बुक की बातें रहेगी। समरीज में तो बहुत हार्डली बातें बता पाते हैं, तो पूरी बुक ऑथर क्या बताना चाहता है स्टार्ट टू एंड वो बताते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है। फिर मैंने नोटिस करा कि यार कंटेंट क्रिएशन, जैसे मैंने डेलीगेट करना चालू किया, तो डेलीगेट करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार लोगों को कंटेंट राइटिंग नहीं आती है, एनिमेशन नहीं आता है, एडिटिंग नहीं आती है, कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें पता ही नहीं है, कुछ रिसर्च कैसे करना है। तो उसके लिए फिर हमने वो सिखाना चालू कर दिया लोगों को। एक DBC एकेडमी क्रिएट कर दी जहाँ पे हम लोगों को स्किल्स सिखाते हैं, वहीं से हायर करते हैं, किसी और को चाहिए तो उनकी भी कभी कभी मदद कर देते हैं, या एटलीस्ट मेरा विजन है कि मैं ऐसा हेल्प कर सकूँ। तो ऐसे ही आप जब किसी फील्ड में घुसते हो ना, तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखने लगती है, और जब आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्रिएट कर देते हो, वही आपका मोनेटाइजेशन का वे बन जाता है। लेकिन सर आपको क्या लगता है आप इससे और ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते थे? क्योंकि बुक रीडिंग में आई एम वेरी श्योर फर्स्ट पर्सन आप हो, फर्स्ट मूवर, लेकिन बाद में ये गीगल और कुकू FM और इतने लोग आ गए, इतना आगे बढ़ गए, तो शायद क्या गलत हुआ? आई थिंक वही ना, नंबर्स की, मगर हम लोग सोचे जाए तो नंबर्स में तो हाँ, गीगल भाई, हेमंत भाई ज़बरदस्त, वेरी स्मार्ट गाय। हाँ, मेरी उनसे बात भी हुई, हमने उनके साथ पॉडकास्ट भी किया है, ही इज़ वेरी इंसाइटफुल। गीगल भाई की अच्छी बात क्या है, मतलब ही इज़ रियली गुड इन अंडरस्टैंडिंग क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और फटाक से अप्लाइंग इट टू गेट रिजल्ट्स। वो जब करता है ना इंसान, तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। बट अगर आपका गोल सिर्फ रिजल्ट्स है तो बहुत अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन मैं इतना दुखी नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, समझ रहा हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा आगे बढ़ गया, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ। आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, समझ रहा हूँ। मैं दुख कभी हो गया पता है, जब मैं अगर जाके मैं उनका पेज बार बार देख रहा हूँ, यार ये बंदा कितना व्यू आ रहा है, इतना व्यू आ रहा है। और यही प्रॉब्लम होती है जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरों से। मैं इतना कंपेयर नहीं कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट।
मैं अभी आपको बोला ना, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में जितना है ना अभी, उतने में बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और वो चीज़ ही चेज़ करना है मुझे, और उसके साथ साथ मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। क्योंकि क्या होता है पता है, गीगल भाई आगे निकले और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मैं पीछे हो रहा हूँ, और लेकिन उसके जैसे क्या हुआ पता है, मैंने उनको कॉपी करना चालू कर दिया, मैं भी उनकी जैसे चीज़ें करने लग गया। लेकिन उधर पे मैं कॉन्ग्रुएंसी, मैंने अपने आप को, अपनी वैल्यूज़ को दाव पे लगाना चालू किया, जिसके जैसे मेरी हैप्पीनेस ख़राब होना चालू हुई। समझ रहे हो? सो हमें ना कंपैरिजन को थोड़ा साइड में रख के सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके अपने को क्या अच्छा लगता है वही चीज़ ट्राई करना चाहिए। और रिजल्ट्स तो भाई, रिजल्ट्स अगर अपन सही काम कर रहे तो आएंगे, और नहीं भी आ रहे तो भी ठीक ही है। ऊपर वाले का प्लान होगा कुछ ना कुछ बेटर जो मेरे लिए काम कर रहा होगा। वो बिलीव एटलीस्ट मेरे अंदर है, और वो रहना चाहिए सबके अंदर। सुपर 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 थॉट सर। एक लास्ट अगर आप कुछ सजेशंस दे पाओ, टिप्स दे पाओ नए क्रिएटर्स के लिए कि वो आपसे किस तरीके से सपोर्ट ले सके, या आपके कुछ प्रोग्राम्स होते हो, या किस तरीके से आप उनको हेल्प कर पाओ। राइट, आई थिंक देखो, स्टार्ट करने के लिए ना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपको कोई भी प्रोग्राम अटेंड करो या कुछ भी करो, सीधा स्टार्ट कर दो। और अगर आपको सीखना ही है तो यूट्यूब पे दुनिया भर की चीज़ें हैं। बट अगर आपको मेरे से सीखने में इंटरेस्ट लग रहा है तो मैं ना एक 2 दिन का इवेंट कर रहा हूँ ऐसे, जहाँ पे हम कंटेंट क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग की बात करने वाले हैं। क्योंकि मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग, कंटेंट क्रिएशन की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे डॉक्टर बनने के लिए बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती है, मैं नहीं बोल रहा कंटेंट क्रिएशन के लिए भी वैसी उतनी लेवल की चीज़ें सीखनी पड़ती है। बट देयर इज सर्टन साइंस, आर्ट एंड एवरीथिंग, कॉमर्स, तीनों है। साइंस, आर्ट, कॉमर्स, कंटेंट क्रिएशन में तीनों है, तीनों लगते हैं। तीनों समझना पड़ता है। तो उसका वो सब चीज़ अगर आप सीखने में इंटरेस्ट हो कि उसका आर्ट क्या है, उसका साइंस क्या है, उसका कॉमर्स क्या है, पैसे कैसे कमा सकते हो, तो इसके ऊपर ही हम एक 2 दिन का इवेंट कर रहे हैं। तो वो आप चाहिए तो अटेंड कर सकते हो, इट्स फ्री टू ज्वाइन। वैसे तो शायद मैं पेड वाला भी करने वाला हूँ, बट अगर आपके ऑडियंस के लिए इट्स फ्री। ऐड चलाएंगे तो हम लोग शायद उसका पेड वाला वर्जन रहेगा, यहाँ इस लिंक में फ्री वाला वर्जन है, तो आप फ्री में भी वो अटेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू आवर व्यूअर्स। बहुत ही यूनिक चीज़ हो जाएगी, और आई एम वेरी श्योर आप सभी लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलने वाली है ये 2 दिन के प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच Thank you सर, so थैंक much. यू सो मच। इट वाज रियली ग्रेट प्लेजर मीटिंग यू, और आई होप हमने बहुत वैल्यू ऐड की होगी आपके लाइफ में भी। अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो लाइक कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर लीजिएगा, जिससे और भी ज़्यादा लोगों को इनकी जर्नी से बहुत सारी चीज़ें सीखने मिले। थैंक यू सो Thank मच you so सर। much.